एक तो सर्दी जुकाम। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल? यस एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? बढ़िया, ऑल गुड, ऑल गुड चल रहा है, ठीक है। तुमने सुन लिया क्या सर्दी जुकाम? हाँ, थोड़ा वैसे वेदर चल रहा है। अच्छा सुनो, मैं ये बोल रही हूं कि तुम लोग का जो आज टॉपिक होने वाला है बच्चों, क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पीसीआर, ठीक है। हाँ चैट सही है, मेरे लिए बस पानी भिजवा देना, ठीक है। आज मैं तुम लोग के कुछ डाउट्स ले रही थी, तो डाउट लेते लेते मुझे एक चीज मिली जो मैं तुम्हें भी बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो चीज मुझे मिली उसको मुझे थोड़ा तुम्हें बताना है, तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, पिछली क्लास का एक क्विक रिवीजन करती हूँ। आज इन दोनों टॉपिक का हम एक एनिमेशन भी देखेंगे, क्योंकि बहुत प्यारे टॉपिक है और वैसे तो तुम्हें इमेजिनेशन में ही वैसे समझ आ जाना चाहिए बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बट अगर नहीं समझ में मतलब समझ में तो आ जाएगा टॉपिक, बट उसको विजुअलाइज करने के लिए इन दोनों टॉपिक्स के बेटा हमारे पास क्या है, राइनो वायरसेस, ठीक है। कह रहे राइनो वायरसेस। रवि बेटा नमस्कार नमस्कार, एवरीबॉडी बेटा नमस्कार। तो इन दोनों के लिए बेटा क्या, मैं देख रही थी तुम लोग कमेंट्स में बहुत ज्यादा लिखते हो, हम भी बीमार है, हमको सर दर्द है, हमको खांसी है, जुकाम है, हमको फ्लू हो गया है मैम, हमको आई फ्लू हो गया है, हम इतने दिनों के बाद क्लास करने आ रहे हैं, फलाना फलाना। एक बच्चे ने क्वेश्चन डाउट पूछा हुआ था, आई थिंक मैं 2-3 लेक्चर पहले का डाउट्स ले रही थी जब, तो लिख रहा है ब्लूटूथ, क्या ब्लूटूथ आई फ्लू क्या होता है, पता नहीं क्या लिखा था उसको बच्चे ने, और उसको बच्चे ने नीचे लिखा था कि डाउट ऐसा पूछो कि 4 लोग ना तुमको देख के सल्यूट करें, ठीक है। स्टैंड अप कॉमेडी जाने की भी जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे कॉमेडी करते रहते हो, कॉमेडी व्हाटएवर इट इज। चलो बच्चा बाड़ी, एक बारी शुरू करते हैं बच्चों, एक बारी क्विक 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 रिवीजन। कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका एक फटाफट से बेटा रिवीजन करते हैं। हमने पढ़े थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लिएजेस एंड एक्सोन्यूक्लिएजेस। एक्सोन्यूक्लिएजेस जो होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड्स को एंड से रिमूव करते हैं, और एंडोन्यूक्लिएजेस जो हैं वो सेंटर से कट लगा के आपके न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं। ऑफ कोर्स वो न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं, इसलिए वो न्यूक्लिएजेस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। टिल डेट 900 मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन isolated from over 230 strains of bacteria, ये आपने देखा था। फिर आपने देखा जब एंडोन्यूक्लिएजेस स्ट्रैंड्स को कट करते हैं तो 2 टाइप के एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, एक जिन्हें स्टिकी एंड्स बोला जाता है और एक जिन्हें ब्लंट एंड्स या फ्लश एंड्स बोला जाता है। स्टिकी एंड्स, स्टैगर्ड एंड्स, कोहेसिव एंड्स में जो होता है ओवरहैंगिंग एंड्स होते हैं, और आप यूजुअली ऐसे ही जो एंजाइम्स ऐसे एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, यूजुअली आप बायोटेक्नोलॉजी में बेटा उन्हीं एंजाइम्स का यूज करते हैं जो ओवरहैंगिंग एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वेक्टर और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब आप एक ऐसे एंजाइम से कट करो जो एक ही तरीके के ओवरहैंगिंग एंड्स बना रहे हैं, तो उनको जोड़ना बहुत आसान हो, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करे, लाइगेजेस की मदद से आप जोड़ देते हो, राइट। फिर बेटा हमने पढ़ा कि वो जिन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं उन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस 4 से 8 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकती है XYZ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। ये ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो 5' to 3', 5' to 3' या 3' to 5', 3' to 5', किसी भी डायरेक्शन में दोनों स्ट्रैंड्स पर सेम रीड करती हूँ। अगर मैं ऊपर वाले स्ट्रैंड पे 5 एंड से गिनना देखना स्टार्ट कर रही हूँ और नीचे वाली पे भी 5 से देखना स्टार्ट कर रही हूँ, तो दोनों पे सेम रीड करना चाहिए। दीज आर दी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो आप ये रिकॉग्नाइज करती है, और वो लिटिल अवे फ्रॉम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कट मारती है आपकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इनकी नेमिंग जो होती है, इसकी नेमिंग में बेटा अगर आप किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ले लो, फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट करता है द नेम ऑफ द जीनस जहां से आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया है, द नेक्स्ट 2 लेटर रिप्रेजेंट्स द species name, the next letter represents the strain, the next letter represents the order of isolation. ठीक है, hind 2 was the first restriction enzyme to be discovered, but it was isolated and characterized 5 years later. ठीक है, उसकी रिकॉग्निशन साइज भी 6 बेस पेयर लॉन्ग होती है, जो हम लिख चुके थे। इको R1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस और उसकी पूरी वर्किंग बेटा हमने देखी थी, और हमने देखा था उसकी वर्किंग में कि जब आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को देखो, GAATTC
जी, और ये ध्यान रखना जरूरी कि ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। फिर यहां पे आ गया GATTC, ठीक है। तो G और A के बीच में कट मार रहा है, G और A के बीच में कट मार रहा है, हमेशा इसी तरीके से कट मारता है। G और A के बीच में, G और A के बीच में ये इको R1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, या आपका फॉरेन जीन है, या ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसा ही बेटा जिस वेक्टर के साथ आप जोड़ रहे होंगे उस वेक्टर में भी ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होंगे, और वहां पे भी ये क्या करेगा, G और A के बीच में कट मारेगा, GAATTC, दिस इज 5 3, एंड देन अगेन बेटा क्या, GAATTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम, GA के बीच में कट, GA के बीच में कट। सिमिलर टाइप का बेटा, थैंक यू बेटा जोमीर, यस, सिमिलर टाइप के बेटा ओवरहैंगिंग एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, और इन ओवरहैंगिंग एंड्स को आप एंड टू एंड ज्वाइन कर पाओ। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि आप इन दोनों को एक ही तरीके के एंजाइम से कट लगाओ, ताकि एक ही तरीके के ओवरहैंगिंग एंड प्रोड्यूस हो सके, ताकि वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट बना सके। डीएनए लाइगेसेस से इनको जोड़ दोगे, इनको होस्ट के अंदर डालोगे और होस्ट के अंदर ग्रो कराओगे। एक बच्चे का डाउट ये भी था कि मैम अगर प्लाज्मिड के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है जिससे रेप्लिकेशन हो सकती है, फिर होस्ट के अंदर हम डाल ही क्यों रहे हैं मैम, वो तो ऐसे ही रेप्लिकेट करा देगी। अरे भाई ऐसे हवा में थोड़ी रेप्लिकेट करा देगी भाई, रेप्लिकेशन के लिए एक बॉडी सिस्टम तो चाहिए होता है भैया, एक ऑर्गेनिज्म तो चाहिए होता है जिसके अंदर डाल के आप इसको रेप्लिकेट कराओगे। भाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, क्योंकि किसी के अंदर डाल देने से सिर्फ बेटा आप उसको रेप्लिकेट नहीं करा पाओगे, उसके लिए आपको जिस जीन को डाल रहे हो उसके साथ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अटैच होना चाहिए, तभी हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वेक्टर के साथ जोड़ दिया तो बाहर ही रेप्लिकेट करा दोगे बिना होस्ट के, ऐसा नहीं हो सकता है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, पहले मेरे को ये बताओ कि यहां तक क्रिस्टल क्लियर है। मुझे तुम्हारे नोट्स में एक करेक्शन करानी है, जो कि मुझे एक बच्चे के डाउट से पता चला कि मैंने आप लोगों को थोड़ा गलती से बेटा एक चीज मैंने ना गलत करवा दी है, तो मेरे को उसे करेक्ट करवाना है, ठीक है, ठीक है। करेक्ट बहुत इजीली करेक्ट हो जाएगा, ऐसे कोई मौत नहीं आएगी। लेक्चर नंबर 2, क्योंकि मैं पहले के डाउट्स ले रही थी ना, तो मैंने एक डाउट पढ़ा, सक्षम है, आई थिंक सक्षम को पता होगा अगर उसने वो देख रहा है, ठीक है। बच्चे का नाम क्या है जिसने ये बताया, तो मैंने देखा कि हाँ यार यहां तो थोड़ी सी एरर हो गई है, सक्षम गर्ग, ठीक है। तो बेटा एक छोटी सी एरर है, पहले आप एरर को सुनना, आप पहले लिखना मत। मैं आपको टाइम दूंगी, आपको जरूरत नहीं है कि आप एकदम हड़बड़ी में ना एकदम फिर भागने लग जाओ। आप पहले सुनेंगे कि एरर क्या है, पहले उसको समझेंगे, ठीक है बेटा। सही चीज जानना जरूरी है, इट्स ओके, कभी कभार एरर्स हो जाते हैं, ठीक है, नॉट अ बिग डील, बट करेक्ट करवाना जरूरी है। आप उसको पहले ध्यान से सुनेंगे, फिर अपने नोटबुक में नोट करेंगे जहां वो चीज आपने बनाई है, फिर उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। यस यस एवरीबॉडी, बेटा यहां तक तो कोई दुखद समस्या नहीं है ना, मैं एक बार ही बता दूं, ठीक है, ठीक है। आरती ने ऐसा मुंह बनाया, आरती ने ऐसा मुंह बनाया, अच्छा इतना ऐसे हो करने की क्या बात है बेटा, हद होती है हो, ठीक है। इस हिसाब से तो बेटा तुम्हारे पेपर में जितने ना तुम मिस्टेक करते हो ना, तुम्हारी हो बहुत सारी हो निकलनी चाहिए। सुनो गलती क्या हुई थी बेटा, एक एरर जो आपको करेक्ट करना है ना वो ये है, हमने बेटा ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर किसी के पास बेटा क्या है, अगर किसी के पास स्टिकी नोट्स है ना, तो वो या तो स्टिकी नोट्स निकालो, ये वाला जो टॉपिक था ना फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, हाँ वो समझ पाए इमोजी मैंने कौन सा वाला इमोजी बनाया था बच्चों। अगर तुम्हारे पास स्टिकी नोट्स है ना बेटा तो वेल एंड गुड, क्योंकि ना कई लोगों को इसमें करेक्शन करने में मौत आएगी, मैम हम कैसे काटें, हालांकि कर सकते हो, पर मैं समझती हूं जगह की कमी होगी तो हो सकता है, ठीक है। अगर स्टिकी नोट्स है तो स्टिकी नोट्स रखो, अगर नहीं है तो एक पन्ना बेटा, आधा पन्ना चाहिए, आधे पन्ने में जो मैं करेक्शन बता रही हूं वो करेक्शन उस पेज के साथ में रख दो, जब तुम्हें क्लास के बाद टाइम मिलेगा तो उसको बेटा टेप से या गम से वहां पे चिपका देना, ठीक है। अब सुनना मेरी बात यहां बेटा, यस ड्राइंग मस्त है मैम, सुनो मेरी बात इधर बेटा, अभी ध्यान से सुन रहे हो बेटा। एरर ये है, जब हमने जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, पहले मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरे को आप एक बार बता देना कि आपको समझा या नहीं, क्योंकि ना मेरी सेटिस्फैक्शन फिर नहीं होगी, ठीक है, मेरी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो आप जब समझ जाएंगे तो मुझे जरूर बताना समझ में आया कि नहीं, कि मैंने क्या बताया और पहले हमने क्या गलती कर दी थी।
फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उठाई थी और उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एक प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया था। जब उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम प्लाज्मिड के साथ में जोड़ते हैं तो रिकॉम्बिनेंट बनता है बच्चों, और उस रिकॉम्बिनेंट को फिर हम होस्ट के अंदर डालते हैं, जो हमने कहा था इकोलाई। एक बेसिक बेटा रिकॉम्बिनेंट ऐसे ही बनता है, कहीं से मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ली और एक मैंने प्लाज्मिड लिया और इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को मैंने इस प्लाज्मिड के साथ में जोड़ा, रिकॉम्बिनेंट बनाया और फिर उसे मैंने होस्ट के अंदर डाल दिया और फिर मैंने इस तरीके से उसको फर्दर ग्रो किया। ये बात, इसमें किसी को कोई दुखद समस्या तो नहीं है, इसमें किसी को कोई दुखद समस्या तो नहीं है जो मैंने बोला कि हमने किया क्या था। गलती सिर्फ इतनी है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से नहीं लिया है। हमने जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बेटा ये दिखाई है ना, ये हमने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से नहीं लिया है, बल्कि जिसके साथ में हम जोड़ रहे हैं ना बेटा, जो ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड हमने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का लिया। बस इतना सा बेटा चेंज करना है कि ये जो प्लाज्मिड हमने लिया है, ये प्लाज्मिड सैल्मोनेला, पता नहीं तुम में से किसी बच्चे ने ये बताया नहीं, सिर्फ उस सक्षम का मैंने एक डाउट देखा, बाकी किसी, देखो बेटा ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं कभी कभी, पर मैंने किसी और बच्चे का डाउट नहीं देखा, सिर्फ एक ही बच्चे ने डाउट दिया हुआ था। फिर मैंने देखा कि अरे यार मैंने तो उल्टा लिखवा दिया है। ठीक है, तो ये जो बेटा प्लाज्मिड लिया है ना, जिसके साथ में आपने उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ा है, ये प्लाज्मिड जो है वो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का था। ये प्लाज्मिड जो है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का था। ये जो हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिए ना बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं भाई कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आपने कहां से ली है। ठीक है, मेरी बात समझ गए, मैं एनसीईआरटी में भी अभी दिखा दूंगी आपको। ये इन्होंने रैंडमली बताया हुआ कि हमने कहीं से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उठाई और उसे हमने क्या किया, उसे हमने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के नेटिव प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया। ये हमने कहीं से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उठाई, यस, हाँ, ठीक है। तो मेरे दिल में ना ऐसा हो रहा था कि यार मैं क्लास में कब जाऊं और मैं कब ये करेक्शन कराऊं। ठीक है, मैं जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो रही थी ना, तीन बजे मैं डाउट्स एक्चुअली लेती हूँ, यूजुअली 2:30-3 बजे के करीब मैं डाउट्स लेती हूँ। तो मेरे को ऐसा हो रहा था यार मैं क्लास में आके पहले बताती हूँ, पर पता है मेरे को ये तो करेक्शन बेटा ठीक है मैं करवा देती, पर मेरे को ऐसा लग रहा था बच्चे कहेंगे मैम हमारे सुंदर नोट्स खराब हो गए, मैम हमारे नोट्स खराब हो गए। तो मेरे को उस चीज की थोड़ी टेंशन हो रही थी कि यार तुम्हारे नोट्स खराब हो गए, नोट्स खराब हो गए। ठीक है, यू ऑल कैन यूज करेक्शन पेन। अब मैं वापस से यहाँ पे बता रही हूं मैंने क्या किया। हमने एक जगह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उठाई और हमने उसे सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया। ठीक है, हमने ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उठाई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हमने क्या किया बेटा, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के नेटिव प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और ये कर दिया। बस इतनी सी बात। जो हमने लिखा था ना कि हमने वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो हमने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से लिए, वो नहीं है, बस बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। ठीक है, ठीक है। तो मैं अगर यहां पे इसको करेक्शन करना चाहूं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया हमने, देखो मैं बता देती हूं यहां पे क्या करेक्शन है। फिर बेटा मैं आपको टाइम दे रही हूं कि आप अपने नोट्स में ना इसे किस तरीके से करेक्ट करना चाहते हो, आप देख लो, मैं आपको टाइम दूंगी, आप इसको देखिए। हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ली और अनदर प्लाज्मिड क्या लिया हमने, अनदर प्लाज्मिड नेटिव टू सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और इन दोनों को जोड़ दिया, बस टाइफीम्यूरियम। दैट इज द थिंग। बेटा किसी को भी कोई डाउट है तो मेरे को एक बारी पूछ लो, किसी को भी एक बारी डाउट है तो मेरे को पूछ लो, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, अदिति ने पेंसिल से लिखा था, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। हर्षित बेटा ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। मैं एक बारी एनसीईआरटी से भी आपको दिखाना चाहती हूं ताकि मैं एक बारी एनसीईआरटी भी आपको ना साथ के साथ दिखा दूं। ठीक है, सो हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को उठाया, हमने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड को उठाया और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट करके निकाला, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड को कट करके निकाला। अभी ये वाला कलर मेरे पास है नहीं, ताकि सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में स्पेस हो जाए। इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ के रिकॉम्बिनेंट बना दिया। और रिकॉम्बिनेंट नेटिव मतलब बेटा, नेटिव का मतलब होता है सानिया जो उससे बिलोंग करता हो, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का उससे बिलोंग करता हो। आई एम नेटिव टू सम प्लेस, तो मैं वहां से बिलोंग करती हूं। ठीक है, यस, स्पेलिंग ठीक है भाई,
बेटा इसे नोट कर लो, इसे एक बारी नोट कर लो। अच्छा यहीं पे थोड़ा सा ये हुआ है ना, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। और नोट हो गया हो तो एक बारी बताओ, म्यूरियम नोट हो गया तो एक बारी बताओ यस। हाँ हर्ष बेटा आगे इकोलाई में हमने उसे ट्रांसफर कर दिया, यस। बेटा डन डन डन। अब बेटा देखो जो कह रहे हैं नोट्स खराब हो गए, बेटा नोट्स खराब नहीं होने चाहिए, नोट्स ठीक होने चाहिए, ठीक है, सही होना चाहिए, बस वो है बेटा, ठीक है। चलो सबने कर लिया बेटा ये, अगर नहीं भी किया होगा तो आप बेटा बाद में भी ये स्लाइड में रखूंगी, करेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है, यस। पक्की बात बेटा, मेरे को एक बारी थम्स अप दे दो तो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे चैट्स आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, मेरे को एक बारी थम्स अप देकर बता दो। हाँ ओनली 3 ही लाइंस काटनी पड़ी ना, फिर बेटा तुम लोग मेरे को पता है, मुझे पता है, मैं तुम्हें बताती हूं ना तो तुम मेरे को ज्यादा टॉर्चर करते हो। जब मैं बोलती हूं ना कि मेरे को तुम्हें पता है, मेरे को दुख होता है कि तुम्हारे नोट्स अगर कट जाएंगे, पर बेटा सही बताना जरूरी है या नोट्स कटना ज्यादा जरूरी है? तो तुम उसका ना, कई बच्चे उसका फायदा उठा के कहते हैं हमारा नोट गंदा हो गया है, ताकि तुम मुझे दुख फील करा सको। दुख फील नहीं कराना चाहिए बेटा ऐसे किसी को। चलो इधर देखो क्या लिखा है, देखो मैं ये लाइन तुम्हें अब एनसीईआरटी से ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं दिखा रही हूं। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम पॉसिबली लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये जो प्लाज्मिड था बेटा, जिस प्लाज्मिड के साथ में आपने इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ा, जिस प्लाज्मिड के साथ में बेटा आपने इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ा, वो प्लाज्मिड सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का था। तो एक जगह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ली और एक जगह से सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड लिया, दोनों को जोड़ दिया, आपने बना दिया क्या, रिकॉम्बिनेंट, और उसको आपने होस्ट के अंदर डाल दिया और वगैरह वगैरह, ठीक है। यस एवरीबॉडी, ठीक है, आगे बढ़ जाए फिर आज के टॉपिक के लिए, आगे बढ़ जाए। यस एवरीबॉडी, ये आपको वापस से रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो चलो बेटा ये वाला डायग्राम एक बारी अपनी एनसीईआरटी से निकालो और एक बारी मेरे को बताओ मैम आ रही काम। हाँ भाई एंजाइम से तो काम करवाना पड़ेगा ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी तो किसी प्लाज्मिड से कट करके तो निकालोगे, और सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से भी जो प्लाज्मिड लिया उसको भी तो कट करोगे, दोनों को जोड़ने के लिए कट तो करना ही पड़ेगा। बेटा इसका पेज नंबर एक बारी मेरे को बता दो, मुझे इसका पेज नंबर मेरे को बता दो। यस इसका पेज नंबर मेरे को एक बारी बता दो। 197 एंड 167, ठीक है। यस यस अब बेटा इसको जरा देखना, एक बारी, इसमें बेटा क्या दिखाया हुआ है, वही पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है, जो पूरा प्रोसेस एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद आप उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते कैसे हो, उसको कट लगाते हो, फिर उसको होस्ट के अंदर डालते हो, फिर होस्ट के अंदर वो अपनी कॉपीज बनाता है, होस्ट डिवाइड करता है तो उसकी कॉपीज भी बेटा आपको मिलती रहती है। ये बेसिकली उसी डायग्राम को दिखाया हुआ है, एक बार जरा इसको देख लो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो एनसीईआरटी का डायग्राम पता होना चाहिए बेटा। देखो क्या दिया हुआ है, फॉरेन डीएनए दिया हुआ है और दिया हुआ है वेक्टर डीएनए। वेक्टर मतलब जिसके साथ में जोड़ोगे आप। ऑफ कोर्स बेटा फॉरेन डीएनए में से भी कोई बेटा पर्टिकुलर जीन होगा जो तुम्हें चाहिए होगा, और इसको बेटा तुम्हें इसके साथ में जोड़ना है, तो इसके साथ में जोड़ने के लिए यहां पे भी तुम्हें कट लगाना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ द फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। दोनों को बेटा कट करने के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे, एक जैसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे ताकि एक जैसे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो, ताकि दोनों को ज्वाइन करने में मदद हो। कट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया,
यहां से कट करके स्पेस क्रिएट कर ली, लाइगेज को यूज करोगे। लाइगेज क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। लाइगेज को यूज करके आपने फॉरेन जीन को प्लाज्मिड के साथ में जोड़ के बना लिया रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डाल दिया। होस्ट फॉर एग्जांपल इकोलाई ही होगा, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? हाँ, इकोलाई। इकोलाई के अंदर आपने अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया। जैसे जैसे तुम्हारा सेल डिवाइड करेगा, जैसे जैसे तुम्हारा इकोलाई डिवाइड करेगा, वैसे वैसे तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बेटा उसके अंदर जाता रहेगा। ये वही प्रोसेस है जो हमने डे 1 में बेटा पूरा पढ़ा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। मैंने आपसे कहा था कि पूरे चैप्टर में एक्चुअल में सेम चीज बार बार रिपीट होती है। हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया, रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए एक जीन ऑफ इंटरेस्ट था, एक वेक्टर था, इसको कट लगाया, इसको कट लगाया, इसको इसके साथ में जोड़ा, रिकॉम्बिनेंट बनाया, रिकॉम्बिनेंट बनाया, फिर होस्ट के अंदर डाला, होस्ट के अंदर डाला तो मल्टीप्लाई किया तो कॉपीज मिलती गई, जीन क्लोन बनते गए। इट इज द सेम होल रिपीटेड प्रोसेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस एवरीबॉडी? ठीक है, बार बार वही चीज है बेटा, वही चीज है। लेकिन आज जो हम बेटा टॉपिक अब स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका एक खूबसूरत सा एनिमेशन भी हम देखेंगे, द टॉपिक इज द थर्ड स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने बेटा पूरे पूरा जो बायोटेक्नोलॉजी का पूरा जो बेटा स्टेप्स है उसको लिखे हुए थे ना आपने सबसे पहले लिखा था कि अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अब जो तुम्हारे काम का जीन है उसको निकाला तुमने, फिर तुमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज किए, आइसोलेशन ऑफ योर जीन, प्लांट से निकाला, फंगस से निकाला, बैक्टीरिया से निकाला, फिर उसको निकालने के बाद उसको कट लगाया, उसको कट लगाने के बाद उसको सेपरेट किया। अगर आप उसे सेपरेट नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पता करने के लिए तुमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके तुम्हें दिखेगा कैसे कि तुम्हारा वाला जिससे तुम्हें काम करना है वो जीन कहां है? तो ये सेपरेशन की जो टेक्निक होती है, दिस इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे बेहद आसान सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या है? नंबर 3 स्टेप है वैसे तो, जो अगर आप वो सीरीज देखोगे, बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स देखोगे, तो उस स्टेप में ये तीसरा स्टेप आता है जिसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, विच इज द सेपरेशन टेक्निक, जिससे आप अपने फ्रैगमेंट को, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बेटा सेपरेट कर रहे हो, सेपरेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। आप लिख सकते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो, दिस इज द सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक, इस डायग्राम से घबराना मत, ये डायग्राम बहुत आसान है बेटा। सेपरेशन टेक्निक फॉर द जीन ऑफ इंटरेस्ट, सेपरेशन टेक्निक फॉर द जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, यस एब्सोल्युटली आयुषी ने लिखा आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन बाय सेपरेशन टेक्निक। यस, आप अपने डिजायर्ड जीन को बेटा आइसोलेट कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन। जितना ये डिफिकल्ट डायग्राम दिख रहा है बेटा, आई प्रॉमिस यू ये आपको बहुत ही इजी लगेगा, ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अभी देखना बेटा क्या कर रहे हैं हम। आपकी एनसीईआरटी में ऐसा सा डायग्राम बनाया हुआ है, आप चाहे बेटा इसे ऐसे बनाओ, आप चाहे इसे हॉरिजॉन्टल बनाओ, चाहे आप इसे वर्टिकल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैं ये वाला डायग्राम भी, एक ही बात है। ठीक है, यस, आपके एनसीईआरटी में जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी डायग्राम बनाना नहीं है, अभी आप डायग्राम ये वाला बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। पहले आप बेटा क्या समझेंगे? पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप पहले बेटा पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर बेटा आप लिखने विखने पे फोकस करिएगा। ठीक है, अब देखो बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को किया कैसे जाता है। इसे जेल यहां पे क्यों यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोल रहे हो आप, इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोल रहे हो, ये ऐसा सा हुलिया क्यों दिख रहा है, अब आप पहले समझेंगे, पूरा सेटअप जो इसका किया जाता है वो समझेंगे, फिर बेटा सवाल तो बहुत ईजी आता है, सवाल तो बिल्कुल ईजी आता है बच्चों, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले समझो। तो इसको किया कैसे जाता है बच्चों, देखो इस पूरे चीज को करने के लिए आप क्या करते हैं, 2 ग्लास के प्लेट्स लेते हैं। इसे बिल्कुल भी नहीं बनाना, सिर्फ समझना है। ठीक है, 2 ग्लास के ना बेटा, अभी मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगी आपको। 2 ऐसे ग्लास के प्लेट्स लेते हैं बेटा, ये एक स्क्वायर ग्लास हो गया, आप मान लो ऐसा ही मेरे हाथ के बराबर का बच्चों क्या किया, ये आपने एक स्क्वायर प्लेट लिया, ये आपने एक स्क्वायर प्लेट लिया बेटा, 2 प्लेट्स लिए आपने ग्लास के प्लेट्स, और दोनों ग्लास के प्लेट्स को ना बेटा आपस में ऐसे चिपकाते नहीं है, थोड़ा सा ना गैप इन दोनों के बीच में रखते हैं। आप मेरी बात समझना बेटा प्लीज,
आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं हाथ से ही पहले बना के बता सकती हूँ आपको, है ना। एक ग्लास प्लेट लिया, दूसरे ग्लास प्लेट को लिया आपने, दोनों को चिपकाया नहीं, दोनों में थोड़ा स्पेस रखा, बट बेटा इन दोनों ग्लास प्लेट्स को ना आपने क्या किया, चारों तरफ से तो नहीं, 3 तरफ से इसको सील कर दिया। किससे सील किया आपको कोई जरूरत नहीं है जानने की। सील करने का मतलब, अगर मैं ये ग्लास प्लेट्स को पास रखती हूं तो मैंने यहां से बेटा इसको सील कर दिया, मैंने यहां से इसको सील कर दिया और मैंने नीचे से इसको सील कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। एक एक करके आप मुझे बताते जाना कि मैं आज समझ पा रहे हो मैं जो बता रही हूं आपको। 2 ग्लास प्लेट्स लिए, दोनों ग्लास प्लेट्स को लेके दोनों के बीच में जरा सा गैप रखे, ताकि मैं इसके अंदर अगर कुछ लिक्विड डालना चाहूं तो लिक्विड चला जाए, उसका स्पेस रहे। तो ऊपर से डालोगे तो ऊपर का तो बेटा मुंह खुला रखना पड़ेगा। बाकी यहां से बेटा इसको सील कर दिया, लॉक कर दिया, नीचे से बॉटम से इसको सील कर दिया और लेफ्ट साइड से इसको बिल्कुल सील कर दिया। सिर्फ ऊपर का स्पेस बेटा आपने खुला छोड़ा हुआ है। यहां तक बात समझ में आती है? तो इसको बेटा वैसे ही इमेजिन करने की कोशिश करना कि ये जो फ्रंट साइड वाला है ये फ्रंट साइड वाला ग्लास है, और ये जो है बेटा ये बैक साइड वाला ग्लास है। इसको यहां से आपने क्लोज किया हुआ है, यहां से सील किया हुआ है, यहां से सील किया हुआ है, सिर्फ ओपन से एक, ऊपर से एक स्पेस छोड़ी हुई है, सिर्फ ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप एक बेटा जैसे आपने कभी वैसे जेली बनते हुए देखी है, कुछ ऐसे पाउडर जैसा होता है, उसको पानी में मिक्स करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ना, तो जेली जेली सा बन जाता है। ठीक है, जेली जेली सा बन जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस यस यस। तो वैसे ही एक एगरोज पाउडर आता है, इसे एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एगरोज जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो सी वीड से ऑब्टेन किया जाता है, सी वीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एगरोज। और उस एगरोज को बेटा क्या करते हैं ना, पानी में मिक्स करके, हाँ पानी में मिक्स करके उस एगरोज को, जेलेटिन, यस, उस एगरोज को पानी में मिक्स करके ना बेटा, अगर पानी में मिक्स करके उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे ना, ऐसे जैसे ये पानी है, ये पानी है, इसमें मैंने एगरोज डाला और इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ना, तो यहाँ पे जेल बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी देर के लिए आपको नहीं छोड़ना है। आपने क्या किया, पानी लिया। आपको ना मैं पूरा प्रोसेस बता रही हूँ ताकि आपको ना बेटा एनसीईआरटी आसान लगे। ठीक है, एनसीईआरटी ने तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुलेट फॉर्म में दे दिए, उसको समझने के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो आपने पानी लिया बच्चों, पानी में एगरोज डाला, एगरोज डाल के मिक्स किया, और इमीडिएटली बेटा आपने क्या किया ना, आपने उसको उठा के, और एक्चुअल में ना पिपेट्स जैसी चीज होती है, मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो आपने क्या किया बेटा, उस लिक्विड को ना बेटा इन दोनों ग्लास के बीच में डाल दिया। क्या किया आपने उस लिक्विड को इन दोनों ग्लास के बीच में भर दिया। पहले मेरे को बताओ कोई दुख दर्द समस्या यहां तक कि हमने किया क्या? हमने 2 ग्लास प्लेट्स लिए, स्क्वायर शेप, 3 तरफ से उसको सील कर दिया, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। दोनों के बीच में थोड़ा सा हमने स्पेस रखा। हमने एक लिक्विड लिया है, पानी लिया है, जिसमें हमने एगरोज पाउडर डाला, और उसको मैंने उस दोनों ग्लास प्लेट्स के बीच में जो स्पेस थी उसमें डाल के छोड़ दिया। ठीक है, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? यस एवरीबॉडी। ठीक है, फिर बेटा आपको मैं अभी वीडियो दिखाऊंगी। तो जैसे हम कंघी करते हैं ना बेटा, कोम्ब होता है हमारा, कोम्ब कैसा दिखता है हमारी, मतलब आपका क्या, मतलब ऐसा सा ही कुछ दिखता है कि नहीं? अगर बेटा किसी के पास ऐसा वाला कोम्ब हो, फिर अलग अलग स्टाइल के कोम्ब आते हैं, जिस कोम्ब मतलब कंघी करते हो ना यार, हाँ यस, वैसा ही बेटा एक स्ट्रक्चर होता है, पर हमारे सर का कोम्ब नहीं होता, बहुत छोटे छोटे ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर्स प्लास्टिक के। ठीक है, बहुत छोटे छोटे ऐसे कोम्ब होते हैं बेटा जो ऐसे दिखते हैं। अब आप क्या करते हैं बेटा, ये प्योर इमेजिनेशन है, ये प्योर इमेजिनेशन है, आपको इमेजिन ज्यादा करना पड़ेगा। जो इमेजिन करने में बेटा पीछे रह गया फिर क्या ही होगा बेटा। ठीक है, तो आपने जो 2 ग्लास प्लेट ली थी, उस 2 ग्लास प्लेट के अंदर आपने क्या किया था बेटा, आपने लिक्विड भरा था, आपने वो एगरोज भरा था, एगरोज वाला लिक्विड भरा था। आपने क्या किया ना बेटा, उसको भरते ही ऊपर से उसका स्पेस है ना अभी भी, उसको तो आपने सील नहीं किया है। उसको सील करने के लिए पता है आपने क्या किया, आपने उसको सील करने के लिए उसके ऊपर से ये वाला कोम्ब जो है ना, इस तरीके से उस कोम्ब को फिट कर दिया। अब मेरे को इस तरफ देखना बेटा, आपने उस कोम्ब को इस तरीके से बेटा फिट कर दिया, आपको दिख रहा है ये, आपने इस कोम्ब को ऊपर से बेटा फिट करके उसे क्लोज कर दिया। क्या सबको समझ में आ रहा है हमने क्या किया? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस हर्षिता बेटा बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैम मेरी लाइफ ही इमेजिनेशन है, मेरी तो लाइफ इमेजिनेशन है। यस
इमेजिन कर पा रहे हो? मैम ये कोम आप कहा, मेरी आंखों में बहुत पानी आ रहा है यार। यस, अब आप मेरे को एक बात बताओ बेटा, अब आप उसे सेटल होने के लिए छोड़ दोगे, अब आप उसको जीवन में डिस्टर्ब नहीं करोगे। जो जेल आपने बनाया, जो 2 ग्लास प्लेट के बीच में आपने लिक्विड डाला, उसके बीच में आपने बेटा कोम्ब फंसाया, उसको आपने सेटल होने के लिए छोड़ दिया, उसको आपने सेटल होने के लिए छोड़ दिया। अब जब आप उसे सेटल होने के लिए छोड़ दोगे, उसके बाद आप उसको कोम्ब को अगर बेटा सेटल, जैसे वो जेली बन जाएगा, जब आप उस कोम्ब को धीरे 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 करके निकालोगे, तो क्या बेटा आपके जेल में जो आपका जो अंदर जेल बन चुका है, क्या उस जेल में आपके कोम्ब के जो दांत थे, ये टीथ है ना, टीथ है कोम्ब की टीथ, क्या आपके जेल में ऐसा ही बेटा कैविटी कैविटी जैसा नहीं बन जाएगा कोम्ब के शेप का? क्या आप सब इमेजिन कर पा रहे हो? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। ओए आई फ्लू नहीं हुआ है भाई बेटा यार। ये बेटा तुम्हें अगर मैं दिखा दूं ना नीचे कितनी लाइट्स जलती हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा। कोई आई फ्लू नहीं हुआ है, बढ़िया है, ठीक है। हाँ, तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी अगर ज्यादा बोलोगे बेटा। हाँ, तो समझ में आ गया। अब बेटा ये बताने का कॉन्टेक्स्ट, मैं क्लास में ऐसे ऐसे करके देख रही हूं, बदतमीज ना हो तो बेटा तुम कुछ भी करवाते हो। अब बेटा आपको ना ये डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये डायग्राम एक्चुअल में देखा जाए तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है इस डायग्राम को। हाँ ठीक है, मतलब एक्सप्लेन क्या बेटा, इस तरीके से अगर बना के बताएंगे बच्चों को क्या ही समझ में आएगा कि वेल्स क्या हैं और क्या क्या होते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा। अब बेटा आप क्या करेंगे, अब आप मेरे साथ में ना इसे लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक तो ये लिख दिया होगा, ठीक है, सेपरेशन टेक्निक होती है। फिर आप मेरे साथ पहले ये चीज लिखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल आप लिखिए, मैं आपको सब समझाऊंगी। प्रिंसिपल क्या है? द DNA fragments get separated. The DNA fragments get separated on the basis of molecular weight और साइज। बोला कि अब जब आप अपने फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करोगे ना बेटा, दुर्गेश बेटा बनाना भी कुछ भी नहीं है, अभी आप कुछ नहीं बनाइए, नहीं आपको बनाना नहीं है। प्रांजल कह रही मैम हम सबको भी हो जाएगा। हाँ, जैसे तुमने डाउट पूछा था ना ब्लूटूथ वाला आई फ्लू, वैसा ही है ऑनलाइन आई फ्लू। अभी डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ प्रिंसिपल करना है बेटा। नो ड्राइंग, नो ड्राइंग, आई विल मेक द डायग्राम, ठीक है, आई विल मेक द डायग्राम बच्चों, ठीक है। आप पहले यहां तक लिखो, आप पहले यहां तक लिखो बच्चा पार्टी, यस। और यहां तक हो जाएगा तो मेरे को एक बारी बता देना। तो इसका जो प्रिंसिपल है, किस बेसिस पर आपके फ्रैगमेंट सेपरेट, इसका मतलब आपको नेक्स्ट पेज में समझ में आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपको कम समझ में आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आएगा। डन डनाडन डन करो, डन डनाडन डन। डन बेटा, पक्की बात, डन। अब बेटा नेक्स्ट ना आपके पास तो जगह होगी तो आप इसके साथ में कर सकते हो, आपके पास तो जगह होगी तो आप साथ में कर सकते हो। मैं क्या कर रही हूं, अगले पेज में कर रही हूं। प्रिंसिपल के बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ना, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना। प्रिंसिपल के बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ना, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, ठीक है। तो लिखो कि फॉर द टेक्निक, the gel made is
agarose which is extracted from seaweeds। बेटा आपको ना वो पूरी टेक्निक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरी टेक्निक बेटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने 2 ग्लास प्लेट लिए, उसके अंदर लिक्विड डाला, एग्रोज मिक्स करके फिर कोम्ब डाला, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं हुआ है। फिर आप क्वेश्चन आता है आपके मन में कि फिर मैम आपने क्यों बताया हमें पूरा टेक्निक? आपको इसलिए बताया ताकि आप बेटा एनसीईआरटी को समझ पाओ। या तो आप एनसीईआरटी को रट लो कि स्मॉलर फ्रेगमेंट रन फास्ट, लाइटर फ्रेगमेंट रन स्लो, देयर आर वेल्स, देयर आर इलेक्ट्रोड, आप रट सकते हो। और या तो आप कॉन्सेप्ट को समझो और फिर आपके लिए एनसीईआरटी हो जाएगी बहुत ज्यादा इजी। तो उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बेटा, नहीं तो मैं आपको वो बताती नहीं, पर बेटा वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जानोगे ही नहीं कि टेक्निक करते कैसे हैं, सीधा सीधा रट लोगे कि एक जगह पे वेल्स होते हैं। अब कौन से वेल होते हैं बेटा? कौन से? हमारे घरों के पास जो वेल्स होते हैं वो वेल्स होते हैं क्या? पता होना चाहिए भैया कि वेल्स बोल रहे हैं तो क्या है ये वेल्स। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों बात? तो अब देखो, मैं ना सिर्फ उस जेल की फोटो बना रही हूं, मैं उस सिर्फ जेल की फोटो बना रही हूं जो जेल में अब बेटा क्या बन चुके हैं, वो कोम्ब के, जो कोम्ब की वजह से क्या हुआ था, इस तरीके का मैं एक जेल दिखा रही हूं। जब मैंने इसके अंदर बेटा कोम्ब फिट किया था तो क्या हुआ था, उसकी वजह से ऐसे गड्ढे बन गए थे ना, उन्हीं गड्ढों को वेल्स बोलते हैं। उन्हीं गड्ढों को हम क्या बोलते हैं? वेल्स। ये जो बेटा दांतों की वजह से, कोम्ब के दांतों की वजह से बेटा ये जो गैप क्रिएट हुआ है ना, इसे बोलते हैं बच्चों वेल्स। ठीक है, तो मैं इन्हें लेबल कर रही हूं, दिस इज द वेल। बनाना है ये बेटा, अब आप मेरे साथ में बनाओ, अब आप मेरे साथ में बनाओ। ठीक है, यस, अब आप मेरे साथ में बनाओ। कोई बेटा यस बेटा, बच्चे कोई बाकी बच्चों को बेटा आंसर देगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी वीड्स, बच्चे पूछ रहे हैं। ये तो बेटा आपको पता होना चाहिए। चलो बाकी बच्चे आंसर देंगे, तब तक अपना भी दिमाग लगाओ। हाँ, अनिरुद्ध ने आंसर दिया है। मतलब तुम बेटा सी वीड्स पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगी। सी वीड्स गूगल पे डालोगे ना तो इमेज आ जाएगी इतनी अच्छी खासी, क्या होती हैं वीड्स का मतलब नहीं पता है बेटा? वेल्स नॉट घर वाले। हाँ, ये बनाना है ऑब्वियसली। तो बेटा जब तुमने जेल के अंदर कोम्ब फिट किया, मैम प्लीज टेल दैट वी शुड, यार बेटा तुम्हारा कमेंट बहुत जल्दी चला गया जिसने भी कुछ लिखा था। बेटा जो हमने अभी वो वाला बनाया उसमें सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से प्लाज्मिड निकाला, एक रैंडम जगह से मैंने एक प्लाज्मिड निकाला। जो एनसीईआरटी में नहीं दिया वो मत नोट करो, जो मैंने आपको अभी बताया है वो याद रखो। जो भी डाउट पूछ रहा था उसका ऊपर चला गया है डाउट, वो नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक है, हाँ, अनवांटेड प्लांट। अब बेटा इस टॉपिक पे पहले आओ, इस टॉपिक पे पहले आओ। मैंने जेल बना लिया, मैंने जेल में वेल्स बना लिए, पर मैंने वेल्स बनाया क्यों? बेटा काम मुझे क्या करना है? मुझे काम क्या करना है बच्चों, एक बात बताओ। मुझे अपने डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करना है। काम तो मुझे यही करना है ना भैया। फंडा क्या है मेरा? मुद्दा तो ये है कि मुझे, फंडा तो ये है, यस, फंडा तो ये है कि मुझे अपने डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करना है। अब बेटा इस वाले डायग्राम पे एक बारी वापस आओ, इस वाले डायग्राम पे एक बारी वापस आओ। बेटा इसमें तुम्हें एक चीज दिख रही है कि ये जो मैंने तो सिर्फ जेल बना के बताया ना, क्योंकि मैं 3D डायग्राम तो नहीं बना सकती ना बेटा हाथों से। अब इस डायग्राम में आओ, इस डायग्राम को जरा देखो। ये आपका ग्लास प्लेट है ना बेटा, इस पूरे ग्लास प्लेट को आप एक बफर, पीएच मेंटेन करने के लिए, ताकि कोई पीएच वीएच में कोई चेंज ना हो, और आप अपने जेल को, जो भी ग्लास प्लेट के अंदर, ये 2 ग्लास प्लेट है, उस तीनों तरफ से सील है, ऊपर से आपने जेल डाल दिया है, उसमें वेल्स बना दिए। इस पूरे सिस्टम को उठा के, अभी मैं एनिमेशन दिखाऊंगी आपको, इस पूरी चीज को उठा के बेटा आपने इसके इस कंटेनर के अंदर डाला हुआ है ना, ये कंटेनर के अंदर बफर होता है। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें सीधा दिया हुआ है कि जब आपने इसको बेटा बफर के अंदर डाला, और फिर बेटा एक तरफ आपको दिख रहा है क्या,
इलेक्ट्रोड, एक तरफ आपको दिखता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक तरफ आपको दिखता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो एक तरफ वेल्स की तरफ एक्चुअल में होता है बेटा आपके पास, इधर पे है आपके पास कैथोड, कैथोड इज नेगेटिव, और इस तरफ बेटा जो आपके, अभी आपको बनाना नहीं है, अभी आपको बनाना ही है, अभी मैं आपको बना के बताऊंगी, अब मैं आपको बना के बताऊंगी। और इस तरफ है बेटा आपके पास एनोड जो कि है पॉजिटिव, अभी आपने नहीं बनाना है। पूरे सेटअप में आपके पास एक तरफ वेल्स की तरफ है कैथोड नेगेटिव और नीचे की तरफ है एनोड। अब आप बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने जेल में अपने सैंपल को रन कराएंगे। तो सैंपल है कहां, आपका डीएनए है कहां, आपने जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है उस डीएनए फ्रैगमेंट को ही तो लोड करना पड़ेगा ना बेटा, ताकि वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो? यस यस एवरीबॉडी। बेटा दिस इज नॉट कैटायन एंड एनायन, दिस इज नॉट कैटायन एंड एनायन, और आप अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहां मत लगाओ, ठीक है? हाँ, दिस इज नॉट दैट। ये मैं हर साल देखती हूं कि बच्चे ये लिखते हैं, ठीक है? सुनो मेरी बात बच्चों, यस यस एवरीबॉडी सुनो। आप क्या करते हो बेटा, एक जगह पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम उल्टा भी पढ़ते हो ना, मुझे अपनी 11th का याद आ रहा है, ठीक है? कुछ भी रॉन्ग है तो रॉन्ग है, बढ़िया है रॉन्ग रॉन्ग। हाँ सुनो मेरी बात बेटा, यस एवरीबॉडी मेरी बात सुनो बेटा। अब बेटा मैं कमेंट्स ऑफ करा दूंगी, आप मेरी बात अब सुन ही नहीं रहे हो ध्यान से, ठीक है? ठीक है? हाँ, फिर बेटा तुम फालतू में यार डिस्टर्ब करोगे तो ऐसे करके मैं कैसे पढ़ाऊंगी, ऐसे मत करो, पढ़ाई करो ध्यान से, ठीक है? आपने क्या किया बच्चों, आपने अपने सैंपल को, जिस सैंपल में बहुत सारे टुकड़े हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा कोई मोटा, ठीक है? पूरे सैंपल को अब आपको सेपरेट करना है। अब आपने वो वेल्स बनाए क्यों थे, आपने वो वेल्स बच्चों बनाए क्यों थे? आपने वो वेल्स इसीलिए बनाए थे ताकि उस वेल के अंदर आप अपने सैंपल को लोड कर सको। क्या करोगे बच्चों, आप अपने सैंपल को उस वेल्स के अंदर लोड कर सको, इसीलिए आपने वो वेल्स बनाए थे। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? यस एवरीबॉडी, मेरी बात समझ आ रही है सभी को? आपका जो भी डीएनए आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया होगा, उस सैंपल को उठा के बेटा आपने एक वेल नंबर 1, वेल नंबर 2, वेल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी वेल्स हैं उसके अंदर लोड कर दो, और फिर बेटा उसको अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसे रन करने दो। आपका जो डीएनए है ना बेटा, आपका जो सैंपल है, ध्यान से सुनना, वो आप एग्रोस जेल बनाया क्यों, एग्रोस जेल बनाया क्यों? जैसे बेटा वो वाली, बेटा वो केमिस्ट्री में कौन सा टेस्ट होता है मुझे याद नहीं आ रहा, क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं क्या? वो जो कलर सेपरेट होता है, क्रोमैटोग्राफी होती है क्या? वो जो एक पेपर जैसा होता है बेटा, और फिर उसे डिप करते हैं तो कलर्स ऐसे ऊपर चढ़, उसके थ्रू वो कलर सेपरेट हो रहे होते हैं। वो क्या, कौन सी टेक्निक होती है, वो कौन सी टेक्निक होती है मुझे एक बार बताओ। क्योंकि जिस तरीके से बेटा उसमें उस पेपर के थ्रू बेटा सारे तुम्हारे कलर्स, वो सारी चीजें सेपरेट हो रहे होते हैं ना, क्रोमैटोग्राफी होती है ना, पेपर क्रोमैटोग्राफी। बिल्कुल उसी तरीके से ना बेटा ये जो एग्रोस जेल है ना बेटा, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हाँ, तो वो छोटे छोटे पोर्स से ना तुम्हारा डीएनए रन कर रहा होता है। जैसे स्पर्म्स, तुमने पढ़ा है ना, स्पर्म को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? वो मीडियम प्रोवाइड करता है सीमन। सीमन नहीं, सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा वो मीडियम होता है जिसमें आपके स्पर्म्स जा रहे होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? वो मीडियम प्रोवाइड करता है। अभी तुम्हारे डीएनए को भी रन करना है, हवा में थोड़ी वो रन करेगा। तुम्हारे डीएनए को अगर सेपरेट होना है, मूव करना है, जैसे चाय को छानना है, चाय में से चाय पत्ती अलग करनी है, चाय अलग करना है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, तो चाय को अगर चाय पत्ती और चाय को अलग करना है तो छन्नी चाहिए ना भाई, छन्नी से तो अलग कर पाओगे, तो छन्नी एक मीडियम है ना। वैसे ही डीएनए फ्रैगमेंट्स को आपस में अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ये एग्रोस जेल एक मीडियम की तरह काम करता है। ये एग्रोस जेल एक मीडियम की तरह काम करता है। एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है कि सीविंग इफेक्ट, बिल्कुल सीविंग इफेक्ट होती है, छन रहा होता है तुम्हारा, घुमा फिरा के बाद ना चाय पे आ जाती है, ठीक है?
तो तुम्हारा जो सैंपल है वो छन रहा होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा होता है। एम आई मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी? यस एवरीबॉडी, ठीक है, मेरी बात समझ गए हो? यस एवरीबॉडी, ठीक है। अब बेटा डीएनए कैसा चार्ज होता है, ये सबको पता है तुम्हें कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही मूव करेगा। इट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। यस एवरीबॉडी, इट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। लेकिन अब आगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी, एकदम से नहीं, ठीक है। मेरी बात समझ गए? आपका सैंपल रन कर रहा है, रन कर रहा है, रन कर रहा है, सारे टुकड़े बेटा अलग अलग तरीके से रन करते हैं। और मैंने प्रिंसिपल में इसका क्या लिखा हुआ है, द फ्रैगमेंट गेट सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और साइज। साइज के बेसिस पर सेपरेट होते हैं। देखो है तो नेगेटिव चार्ज, तो मूव तो करेगा, वेल्स की तरफ है आपका कैथोड और जिस तरफ एनोड है उस तरफ वो रन करेगा, बट कौन कितना रन कर पाएगा वो डिपेंड करेगा उसका साइज क्या है। वैसे तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पतले होते हैं वो जल्दी जल्दी भाग लेते हैं, जो थोड़े हैवी होते हैं वो कम भाग पाते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। पर ज्यादातर लोग ऐसे ही समझते हैं कि जो पतला है वो जल्दी भाग लेगा, उड़ भी जाएगा, हवा का झोंका आएगा ना, झोंका हवा का उसको ले जाएगा, ठीक है। ऐसा तो पर ऐसे समझ पाते हो तुम कि अगर कोई फ्रैगमेंट भारी है ना बेटा, हैवी साइज का है, तो वो हैवी साइज का जो फ्रैगमेंट होगा वो स्लो भागेगा और जो छोटे साइज का फ्रैगमेंट होगा वो तेजी से भागेगा। भागेंगे सारे के सारे, भागेंगे सारे के सारे एनोड की तरफ, बट हैवी फ्रैगमेंट धीरे भागेगा और हल्का फ्रैगमेंट जल्दी जल्दी भागेगा। एम आई मेकिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, यस एवरीबॉडी, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार ही लिखवाऊं क्या बच्चों, फिर मैं थोड़ी सी एनिमेशन दिखाऊंगी, फिर मैं अभी बेटा ये टॉपिक 50% हुआ है, अभी ये टॉपिक सिर्फ 50% हुआ है, अभी इसमें बहुत कहानी बची है, फिर रिवीजन भी तो तुम्हें कराना होता है 15 बार, तो अभी मैं तुम्हें ही रिवीजन कराऊंगी। तो मैं यहां लिख देती हूं, इधर इस तरफ है, वेल्स की तरफ है तुम्हारा कैथोड और इस तरफ है तुम्हारा एनोड। इस तरफ मैं करूंगी सैंपल लोड, और जब हम सैंपल लोड करते हैं बेटा तो अलग अलग साइज के फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है, हैवी, बहुत हैवी, थोड़ा कम हैवी, थोड़ा और कम हैवी, ऐसा, ठीक है। ठीक है, जो जितना बेटा छोटा साइज वो उतना फास्ट रन करेगा, जो जितना हैवी वो उतना कम रन करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी, तो यहां पे लिख लो heavier fragment और यहां पे लिख लो लाइटर फ्रैगमेंट। ठीक है, यस यस, हाँ अमन बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आपके पास बेटा अगर जगह है तो साइड में लिखो, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप डायग्राम के नीचे लिख सकते हो, ठीक है। दी DNA fragments, the DNA fragments gets separated by sieving effect. sieving का मतलब छन जाना, sieving effect through the
agarose gel, through the agarose gel, the DNA being negatively charged, the DNA being negatively charged, फिर एनिमेशन देखेंगे एक, है ना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. चार्ज्ड runs towards the anode, the smaller the fragment, the smaller the fragment, the faster it runs, faster it runs. अभी पहले मैं आपसे एक दो सवाल इससे रिलेटेड पूछूंगी, फिर ही एनिमेशन दिखाऊंगी, ठीक है. चलो पहले आप इसे करो. यार क्या टेम्परेचर का रखा है यार, 16 करके रखा है यार. कोई भी आए हो 16 मत करके रखो यार. यस एवरीबॉडी, डन 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 डन. मैं साइड हो जा रही हूं, आप नोट कर लो. मैं साइड हो जा रही हूं, आप लोग नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. डन 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 डन. यस बुलबुल. चलो, सीविंग का मतलब सोयम बेटा छन जाना. बेटा आप पहले ये कर लो, ये बना लो. पहले मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगी, उसके बाद ही मैं एनिमेशन दिखाऊंगी, ठीक है. लेन नंबर 1, लेन नंबर 2, लेन मतलब रास्ता, लेन नंबर 2, लेन नंबर 3, लेन नंबर 4. क्या मैं एक दो सवाल पूछूं आपसे? यस, आप मेरे को आंसर दो. अगर आपको ऐसा ही डायग्राम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए अमंग द लेन नंबर 1, लेन नंबर 2, लेन नंबर 3, लेन नंबर 4, विच लेन देयर वाज नो सैंपल अपलोडेड, क्या बोलोगे? यस, देयर वाज नो सैंपल अपलोडेड. क्या आंसर बोलोगे? यस एवरीबॉडी. लेन नंबर 1, लेन नंबर 2, लेन नंबर 3, लेन नंबर 4, इनमें से कौन से लेन में आपका सैंपल अपलोड नहीं हुआ है? ऑफ कोर्स बेटा लेन नंबर 3. लेन नंबर 3 में बेटा आपको कोई फ्रैगमेंट्स अलग होते हुए दिख ही नहीं रहे हैं, तो यानी कि वहां पे कोई सैंपल अपलोड नहीं हुआ है. यस, सही बात है, सही बात है. अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूं अमंग लेन नंबर 1, 2, 3, 4 विच लेन शोज अनडाइजेस्टेड फ्रैगमेंट. अगर मैं आपसे पूछूं लेन नंबर 1, 2, 3, 4 विच शोज अनडाइजेस्टेड फ्रैगमेंट, कौन से लेन में अनडाइजेस्टेड फ्रैगमेंट दिख रहा है? दूसरा क्वेश्चन का आंसर दो. अनडाइजेस्टेड फ्रैगमेंट किस में दिख रहा है? तो आंसर बोलोगे नंबर 4. अगर वहां पे और कोई फ्रैगमेंट आपको दूसरा नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब वहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने कट किया ही नहीं है, तो वो अनडाइजेस्टेड फ्रैगमेंट आपको दिख रहा है. तो यानी कि आपको मोर और लेस बेटा समझ तो आ ही गया. मोर और लेस यहां तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई है कि हमने एक इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेटा सेटअप बनाया. उस इलेक्ट्रोफोरेसिस के सेटअप हमने इसलिए बनाया ताकि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बेसिकली सेपरेट करके निकाल सकें और उसको सेपरेट कर सकें बाकी फ्रैगमेंट में से. तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस जेल का यूज किया जाता है, जिसे हमने किस तरीके से बनाया आपको मैंने बताया. एक तरफ आपके पास कैथोड, एक तरफ आपके पास एनोड. आप जेल में वो वेल्स में आप अपने सैंपल को लोड करते हैं, सैंपल को रन कराते हैं. जो जितना भारी फ्रैगमेंट वो उतना स्लो दौड़ेगा. अनडाइजेस्टेड मतलब जिसके कटिंग नहीं हुई है, जो टुकड़ा टुकड़ा हुआ ही नहीं है. अनडाइजेस्टेड जो एज इट इज जैसा था वैसा ही है, उसके टुकड़े ही नहीं हुए, ठीक है.
जो जितना भारी वो ऊपर, जो जितना हल्का वो नीचे। ठीक है, यहां तक कोई दुखदायक समस्या नहीं है ना? ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन दिखाती हूं बेटा। उस एनिमेशन में ना बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान है, तो उस अतिरिक्त ज्ञान को ग्रहण नहीं करना है। जो आपके काम का है ना बस उतना आप देखना। ठीक है, जो आपके काम का है सिर्फ उतना देखना बेटा। लास्ट का आंसर 4 कैसे आया? लास्ट का आंसर 4 इसीलिए बेटा मैंने इसको मिटा दिया था। मैंने इसको मिटाने के बाद बोला कि आपको इनमें से कौन से लेन में दिख रहा है कि एक ऐसा फ्रैगमेंट है जो कि कट नहीं हुआ है। तो बेटा लेन नंबर 4 में देखो ना, एक इकलौता ये फ्रैगमेंट दिख रहा है, एक इकलौता हैवी फ्रैगमेंट दिख रहा है इस लेन में, और कोई दूसरे उसके साथी नहीं है, यानी कि ये एक अनडाइजेस्टेड फ्रैगमेंट है। इसका मतलब ये है बच्चों। ठीक है, मैंने उसको हटा दिया था, इसीलिए उसका लेन नंबर 4 आंसर था। मैंने उसको हटा के आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, यस। चलो मैम मैंने 4, अरे मैंने बंद किया है, मैंने बंद किया है। हाँ इसकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करती हूं। बेटा पहले तो ये देखो, पहले तो ये देखो, ये 2 ग्लास प्लेट्स आपस में लगी हुई हैं। ये 2 ग्लास प्लेट्स बेटा आपस में लगी हुई हैं। जो 2 ग्लास प्लेट के बीच में आप बेटा अपने एग्रोस को ना अंदर डालोगे। अभी देखो, देखो ये आपका जो जेल, देखो देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है बेटा? समझ आ रहा है सभी को किस तरीके से डाला जाता है एग्रोस? यस, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। अब रुको, ये आपने बेटा अपने जेल को ऐसे करके डाला, एक्स्ट्रा कंटेंट को बाहर निकाल रहा है। ये आपको काम का नहीं है कि मैम एक्स्ट्रा कंटेंट क्या है। ठीक है, पूरे जेल को बेटा भर दिया। देखना एक बार, या फिर अभी कोम्ब लगाएगा। ये देखो देखो देखो, वापस से मैं थोड़ा पीछे लेके जाती हूं। आपने दोनों ग्लास प्लेट्स के बीच में बेटा पूरा जेल भर दिया। देखना एक बारी, पूरा जेल भर दिया, पूरा जेल भर दिया। और फिर इन्होंने बेटा वो कोम्ब लगाया। आपको कोम्ब नजर आ रहा है? देखना, नजर आ रहा है कोम्ब? कोम्ब को फिट करके ऊपर वाली साइड को भी क्लोज कर दिया। ऊपर वाली सील को देखो, कितनी अच्छी फील आती है बेटा। जो चीज आप पढ़ रहे हो वो चीज आप देख पा रहे हो, और शायद आप प्रैक्टिकली कभी करोगे भी। अब तो वीडियो के बिना बेटा, वीडियो के बिना आप समझ तो लोगे, बट वीडियो आपको बहुत अच्छी एक फील दिलाता है कि एक्चुअल में देखो क्या हुआ। आपने जेल के बीच में ये कोम्ब लगा दिया, इसको सेटल होने के लिए छोड़ दिया। जब आपको समझ में आएगा, कैसे समझ में आता है उतनी बेटा पीएचडी आपको नहीं करनी है। ये पीएचडी कर रहे होंगे जो बेटा ये काम कर रहे हैं एक्चुअल में, है ना? तो अब बेटा देखो इसको छोड़ दिया है। अब इसको बेटा निकालेंगे तो इसमें वेल्स बन जाएंगे। जो जो इसके दांत हैं वो यहाँ पे वेल्स क्रिएट कर देंगे। यस यस भाई, हटाओ अब इसको। हाँ, क्या मैंने पॉज तो नहीं कर दिया है? नहीं। अब बेटा ये आपका सैंपल रेडी हो रहा है। जिस सैंपल को आपको सेपरेट करना है ना, देखो ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। एक चीज, एक ज्ञान की बात मैं अभी बता देती हूँ जो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। बेटा आपको सैंपल अपना नजर थोड़ी आएगा, सैंपल का कोई कलर ही नहीं है, सैंपल तो व्हाइट कलर का है। अब मेरी बात सुनना, मैं एक ज्ञान की बात बता रही हूँ। अभी ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, मैं थोड़ी सी भूत जैसी दिखूंगी अभी। बेटा देखो जेल का कलर भी तुम्हारा वो है ट्रांसपेरेंट, तुम्हारा सैंपल भी ट्रांसपेरेंट है। फिर तुम्हारा जेल रन कैसे होगा ना? तुम्हें पता कैसे चलेगा? रन तो हो जाएगा, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा सैंपल रन कर भी रहा है या नहीं, या तुमने कोई गड़बड़ी कर दी है? मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हें कैसे समझ में आएगा? देखो वो रन तो कर रहा होगा, हो सकता है तुमने सही से किया होगा। तो नहीं हर्षिता बेटा, अभी स्टेन नहीं करते हैं, स्टेन बाद में करते हैं। अभी तुम्हें ट्रैक करना है, तुम्हें ट्रैक करना है। जैसे अरे भाई, अगर मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है तो मैं तुम्हारा टेस्ट लेके ट्रैक कर रही हूं कि तुम सही रास्ते पे जा रहे हो या नहीं, तुम्हारा कैसा स्कोर आ रहा है, राइट? मेरे को अपने बेटा अगर सैंपल को ट्रैक करना है, ये मैं स्टेन नहीं कर रही हूं, मैं देखना चाह रही हूं कि मेरा सैंपल रन कर रहा है या नहीं। मेरा जो सैंपल है वो मेरे जेल के थ्रू रन कर रहा है या नहीं, ये मेरे को कैसे पता चलेगा? तो उसको ट्रैक करने के लिए मेरे को डाई डालनी पड़ती है। बिल्कुल दीक्षा, एब्सोल्युटली। तो जो सैंपल बेटा तुम यहाँ पे देखोगे ना, ये सैंपल बेटा क्या होगा, ये सैंपल ब्लू कलर का तुम्हें दिख रहा होगा। ओए यार बेटा चैटिंग मत करो बेटा प्लीज।
ये ब्लू कलर का तुम्हें सैंपल दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर का सैंपल जो है ना, ये एक डाई होती है ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, बट बेटा कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, है ना। मैं वो लिखवाऊंगी नहीं, पर आप समझ लो ये ब्लू कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर तुमने एक रंग मिक्स कर दिया है, ताकि जब तुम उसे वेल्स में लोड करो ना, तो तुम्हारा वो जो ब्लू कलर का बेटा डाई है ना, वो रन करता हुआ दिखता है तुम्हें। अगर वो जेल में आगे बढ़ रहा है तो आप ये कंक्लूजन निकालते हो कि भैया मेरी डाई जो है वो आगे बढ़ रही है, यानी मेरा सैंपल भी आगे बढ़ रहा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। बेटा बाकी सबको बात करने दो, आप मेरे को बेटा प्लीज क्लियरली आंसर बताओ। मैं अब समझ आ रहा है ना आपको मैं क्या बोल रही हूं? मैंने कहा कि यार मैंने सैंपल लोड तो कर दिया, फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रन तो कराया, पर मुझे ट्रांसपेरेंट में तो समझ नहीं आ रहा है कि मेरा जो सैंपल है वो रन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस सैंपल के अंदर एक कलर मिक्स कर दिया, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, और मैंने उसे जब वेल में लोड किया ना, तो कलर पहले मूव करता है, कलर सबसे पहले बेटा उस जेल में मूव करता है। अगर कलर आगे मूव करता है तो हम ये आइडिया लगाते हैं कि भैया मेरा जेल सही बना है, मेरा सारा सेटअप सही है, और इसीलिए अगर मेरा जो डाई है वो मूव कर रहा है तो मेरा सैंपल भी उसके पीछे पीछे मूव कर ही रहा होगा। यस एवरीबॉडी। क्या पता बेटा तुम ऐसे कई सारे बेटा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपने जीवन में। अभी देखो ये वही करेंगे बेटा, ये इसमें ब्रोमोफिनॉल ब्लू मिक्स करके ना बेटा, अब देखो ये छोटे छोटे ना बेटा ट्यूब्स होते हैं जिनमें उस सैंपल को भर रहे हैं और फिर बेटा वहां अपलोड करेंगे। तो मैं अपलोड वाला प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। ये रहा आपका ये बेटा देखो ये निकाला, आपको बहुत हल्का सा बेटा बनते हुए सारे एक्सेस ऑफ जेल अगर लिक्विड फॉर्म में है ना, तो उसे इस पेपर की मदद से ना उसको सोक कर ले रहे हैं, ताकि वेल में गीला गीला कुछ बचा हुआ ना रहे। ठीक है, अब आप इसके अंदर अपने सैंपल को लोड करोगे। देखो ये देखो, देख रहे हो ये ब्लू कलर का सैंपल लोड हो रहा है, वेल्स के अंदर सैंपल लोड हो रहा है। यस यस एवरीबॉडी, ये गया सैंपल। इस तरीके से आपने अपने वेल्स के अंदर बेटा सैंपल को लोड कर दिया, ये गया सैंपल। तो ये ब्लू कलर से आपको अंदाजा होगा आगे कि आपका सैंपल रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा ना आगे दिखा भी देती हूँ रन करता हुआ पूरा प्रोसेस। पता नहीं इसमें दिखाया या नहीं दिखाया। ये बफर बना रहे हैं बेटा, बफर के अंदर इसे डालेंगे ना, तो ये बफर बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, ये जेल बेटा जब रन कर जाता है ना, तो देखो उस प्लेट को निकाल लिया इन्होंने, और उस प्लेट को निकाल के ना पेट्री डिश में रखा हुआ है। तुम्हें दिख रहा है ये रन किया हुआ है, ये आपका जेल रन किया हुआ है। बट कोई बात नहीं, इतने से आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा। आई थिंक बेटा आपको इससे काफी आइडिया लगा होगा, जो आपने अभी पढ़ा काफी आइडिया लगा होगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज कि ये दो टेक्निक्स को ना, पीसीआर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी ना, पीसीआर शायद आज नहीं भी हो पाए, बट कोई बात नहीं, बट दीज आर द बेस्ट वेज टू लर्न। मैं कहती हूं अगर हम क्लास में नहीं भी दिखाए ना बच्चों, तो आप खुद बेटा क्या बोलते हैं, खुद एनिमेशंस देख लिया करो, अगर आपको मन है कि मैं और बेटर तरीके से समझूं। अब आपको लगेगा कि ये तो हमने क्या ही बनाया है, एनसीईआरटी में तो ये क्या ही बना के बताया, और जब मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी तो आपको लगेगा एनसीईआरटी ने तो कुछ बताया ही नहीं। ये तो ऐसा प्रोसेस होता है, बच्चा इसको सिर्फ पढ़ के वो वाली चीज कभी इमेजिन नहीं कर पाता बच्चों, नहीं कर पाता, पॉसिबल ही नहीं है, हम भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो मैंने अपने मास्टर्स में जाके बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है प्रैक्टिकली। अदरवाइज बेटा मैं भी, कोई भी इंसान सिर्फ पढ़ के बेटा इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा सेटअप होगा। इस डायग्राम को देख के तुम्हें नजर आ रहा है कि वैसा सेटअप होगा कोई, है ना? तो दैट इज द थिंग बच्चों। यस, तो बस वो लर्निंग के लिए अच्छा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको याद बेटा एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स कुछ कुछ याद रखने हैं। ठीक है, अब बेटा कुछ चीजें हमने पढ़ लिया है, डाई के बारे में एनसीईआरटी नहीं देती है, एनसीईआरटी ने उस स्टेन ब्लू ब्रोमोफिनॉल ब्लू के बारे में दिया नहीं। अब बेटा इसको इन्होंने क्या किया ना, हॉरिजॉन्टल बना दिया, वर्टिकल बनाने की जगह, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वेल्स की पोजीशन वेल्स वाली है, कैथोड एनोड की पोजीशन कैथोड एनोड वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एनसीईआरटी ने जो आगे दिया है हमें वो पता करना है, हमें ज्ञान की बातें नहीं पता करनी। ठीक है, यस युगल मेरे लिए पानी भिजवा दे यार प्लीज। तो बेटा देखो, अब आपने सैंपल लोड कर दिया, आपने सैंपल को रन करा दिया, ब्रोमोफिनॉल से ट्रैक भी कर लिया कि यार आपकी जो सैंपल है वो सही रन कर रही थी, लेकिन सैंपल रन कर चुका है। आपने सैंपल को रन करने के बाद, हाँ
दिया है। ब्रोमोफिनॉल ब्लू कहां दिया है बेटा? स्टेन दिया होगा, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग दिया होगा, ब्रोमोफिनॉल ब्लू नहीं दिया है बेटा, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताती हूं। अभी देखो बेटा मेरी बात, आपने जेल रन करा दिया, ऐसे ऐसे रन हो गया, बट क्या आप इसको देख पा रहे हो? जब आपने सब कुछ ऑफ कर दिया, सारा बेटा आपने इस कनेक्शन को ऑफ कर दिया, आपने इस जेल को उठाया, जेल के पीस को उठाया और जेल के पीस को उठा के बाहर रखा, अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या आपको ऐसे जेल में देख के नजर आएगा कि ये फ्रेगमेंट यहां है, ये फ्रेगमेंट यहां है, ये फ्रेगमेंट यहां है, ये फ्रेगमेंट यहां है? या सपोज फॉर एग्जाम्पल ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आपको क्या दिखेगा कि आपका डीएनए कहां पे है? नहीं ना। जैसे अगर बेटा ब्लड सेल, बेटा ट्रैकिंग के लिए जो ब्रोमोफिनॉल यूज किया था वो अलग है, वो आपके डीएनए में कोई कलर ऐड नहीं करता है, आपके डीएनए को ब्लू नहीं बना देता है, वो सिर्फ ट्रैकिंग के लिए यूज होता है, वो सिर्फ सॉल्यूशन को ब्लू कर रहा होता है, और जब आप उसको रन कराते हैं ना तो वो ब्लू कलर फिर उस डीएनए से अलग हो जाता है, और वो ब्लू कलर अलग अपना रन कर रहा होता है। यहां पे आपको एक ब्लू कलर नजर आएगा, वो डाई अलग हो जाती है, उसने आपके सैंपल में कोई कलर ऐड नहीं किया था कि आपके सैंपल ब्लू ब्लू कलर के दिखेंगे, नहीं। अब जब बेटा आप इस जेल को देखते हैं तो आपको थोड़ी नजर आ रहा है, आपको तो नजर ही नहीं आ रहा। जैसे हम ब्लड के बेटा सेल्स को जब देखना चाहते हैं ना, ब्लड की जब कोई भी स्लाइड बनती है तो ब्लड सेल्स कैसे दिखते हैं? जब आप उसको स्टेन करते हो, स्टेन करने के बाद बेटा आपको डिफरेंट सेल्स नजर आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एओसिनोफिल, बिना स्टेन किए आपको नजर नहीं आ सकता। वैसे ही जेल को निकालने के बाद इस जेल को किया जाता है स्टेन, जिस स्टेन को बोला जाता है इथिडियम ब्रोमाइड। सैंपल क्या है भाई? पूरी कहानी पढ़ ली, अब तुम नाम पूछ रहे हो बेटा। जिस डीएनए को आपको सेपरेट करना है, जिस डीएनए को आपको सेपरेट करना है, यार बेटा ऐसी बातें करते हो तो लगाया मैं सोचती हूँ फिर मैंने क्या ही पढ़ाया। टू बी सेपरेटेड, आप इसे स्टेन करते हो इथिडियम ब्रोमाइड से, आप इसे स्टेन करते हो इथिडियम ब्रोमाइड से, लेकिन जब आप इसे इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हो और विजिबल लाइट में देखते हो, नॉर्मल लाइट में देखते हो, तो आपको नहीं दिखता है, तो आपको ये नहीं दिखता है आपको बेटा। यस अंजलि बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला स्टेनिंग था ही नहीं, ठीक है। फिर आपको इसे देखना पड़ता है यूवी रेज के अंडर, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद आप इसे देखते हो यूवी रेज के अंडर, और यूवी रेज के अंडर आपको दिखते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए यहां पे लोड है, एनोड इस तरफ है, तो डीएनए नेगेटिव है तो एनोड की तरफ मूव करेगा, इट विल रन टुवर्ड्स द एनोड, इट विल रन टुवर्ड्स द पॉजिटिव। जो जितना हैवी वो उतना कैथोड की तरफ या वेल्स की तरफ, जो जितना हल्का वो उतना फास्ट रन करेगा। बट अभी हमें विजुअलाइज करना है, तो अगले पॉइंट में लिखो, अगले पॉइंट में लिखो टू विजुअलाइज। इससे नीट में एक दो बार सवाल आया हुआ है, इथिडियम ब्रोमाइड से एक दो बार सवाल आया हुआ है, पता नहीं इतना फेवरेट क्वेश्चन क्यों है जबकि इतना आसान सवाल है। इनका फेवरेट क्वेश्चन है बट इतना इजी है बच्चों, इतना इजी, ठीक है। अच्छा बेटा कुछ लोग ना फालतू की स्पैमिंग कर रहे हैं, बाकी सारे बच्चे मेरे को एक बारी बताओ, आप लोग को अभी तक टॉपिक समझ में आया, वीडियो समझ में आई? समझ में आई तो एक दिल बना के मुझे एक बारी बेटा बता दो कि समझ में आया ना। टू visualize the fragments, visualize the fragments, समझ में आया ना? It needs to be, हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। It needs टू बी, मैं अपनी ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक स्टोरी बताऊंगी तुम्हारे साथ, ठीक है। तुमको एक मैं अपनी पर्सनल चीज शेयर करूंगी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए अपने जीवन में, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अभी शेयर करूंगी। इट नीड्स टू बी स्टेन्ड विथ ऑरेंज कलर से लिख देती हूं ताकि तुम्हें ना याद रहे। स्टेनिंग, हाँ चलो, स्टेनिंग डाई
इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड and the fragments can then only be visualized under UV rays and bright orange bands. Bright orange bands can be seen. ठीक है, the gene of interest is then marked on sample on gel. आप इसको लिख लो, फिर मैं समझा रही हूँ. on the gel and is cut and taken out. This step is called इल्यूशन. बेटा इसको नोट करो, मैं लास्ट वाले स्टेप को समझा रही हूं, फिर मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करा रही हूं. ठीक है, डन 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 कर लो बच्चों, डन डन. डन कर लो. आपने क्या किया बेटा, अपने सैंपल को, अपने पूरे सैंपल जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था, अदर फ्रेगमेंट्स थे, उसको बेटा वेल में लोड किया, फिर आपने उसको रन कराया तो वो रन हो गया. विजुअलाइज करने के लिए प्लीज पानी भिजवा दो यार. उसको रन कराया, रन कराने के बाद आपने बेटा उसको देखने के लिए उसको स्टेन किया, इथिडियम ब्रोमाइड में डाला. बट इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद अगर मैं उसे विजिबल लाइट में देखूंगी तो मुझे नहीं दिखेगा. मैं जैसे ही उसे बेटा किसके अंदर देखूंगी, यूवी रेस के अंदर देखूंगी, तो मुझे ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे. ठीक है, अब जैसे ही बेटा उस पूरे जेल में मुझे ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिख रहे हैं, बहुत सारे बैंड्स दिख रहे हैं, और सपोज बेटा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेरा लास्ट में जीन है, वो मेरा जीन है जो मेरे काम का है, जिससे मुझे काम करना है. मैं क्या करूंगी, उस जेल के पीस को कट करूंगी, वहां से निकालूंगी और अपना सैंपल सेपरेट कर लूंगी. इस स्टेप को बोला जाता है इल्यूशन. इल्यूशन इज द सेपरेशन टेक्निक. इल्यूशन इज द सेपरेशन टेक्निक. ठीक है, लेकिन अब बेटा बच्चे के मन में बस एक क्वेश्चन लास्ट आता है, शायद तुम्हारे मन में भी आए, हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में वो क्वेश्चन आता है, तो मैं वो एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. क्या तुम्हारे मन में कोई एक क्वेश्चन आ रहा है? यस, ब्रिजेश राजपूत का वो क्वेश्चन आ गया, अभय प्रताप सिंह का भी वो क्वेश्चन आ गया. ठीक है, बैंड्स, डीएनए का बैंड ना, डीएनए का बैंड्स, डीएनए के बैंड्स. उत्कर्ष का भी क्वेश्चन आया है, वही शशांक, ऋतु. ठीक है, आता है वो क्वेश्चन आता है. बच्चे पूछते हैं कि अभी उसका भी आया, किसका, किरत. हाँ, बच्चे पूछते हैं कि मैम पता कैसे चलेगा कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है. ठीक है, अब ये पढ़ाते पढ़ाते पता चल जाता है कि बच्चों को ये वाला डाउट जरूर आता है. मैंने आपको बोला अभी, ये आपने नोट कर लिया है, ये आपने नोट कर लिया है. यस एवरीबॉडी. हाँ, कृष्णा वही आंसर दे रहे हैं. यस एवरीबॉडी. हाउ टू आइडेंटिफाई, पता कैसे चलेगा कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है. जैसे मैंने बोला कि ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हालांकि एनसीईआरटी बेटा इसका पूरा एक पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ.
ठीक है। आप कह रहे हो कि मैम ये फ्रैगमेंट रन किया, मुझे जब मैंने इसे स्टेन किया तो मुझे ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स तो दिखे, पर पता कैसे चला कि मेरे जो काम वाला जीन है वो यही है, जो मेरी रिक्वायर्ड जीन है वो यही वाली है और मुझे इसी को कट करके निकालना है, ये पता कैसे चलेगा? ये पता कैसे चलेगा? अब बेटा देखो, जो भी जीन से हम काम कर रहे होते हैं उस जीन की हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। उस जीन की सीक्वेंसिंग क्या है, उस जीन से आगे कौन सा आरएनए बनेगा, उसकी शक्ल कैसे दिखेगी, उससे कौन सा प्रोटीन बनेगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, ये सारी चीज हमें, साक्षी बिल्कुल सही, उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से होती है। ऑफ कोर्स जिस जीन के साथ में हम काम कर रहे हैं उसकी पूरी हिस्ट्री हमें पता होती है, उसका साइज क्या है, और बेटा उसकी साइज को देखते हुए हमें ये पता होता है कि अगर मैं उसे जेल में रन कराऊंगी तो वो अंदाजन इस पर्टिकुलर जगह पे ही लाई करेगा। हमारे पास बेटा एक स्टैंडर्ड चार्ट्स होते हैं, जिस स्टैंडर्ड चार्ट्स के अंदर ना हमें पता होता है कि अगर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट का सैंपल है तो वो यहाँ होना चाहिए, इस मॉलिक्यूलर वेट का सैंपल है तो यहाँ होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मुझे पता है कि मेरे जीन जिससे मैं काम करना चाह रही हूँ उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, उसका साइज क्या है, एक्सेट्रा क्या है, तो मैं उसको अपने जेल पीस में लोकेट कर सकती हूँ और मैं उसी पीस को उठा के एक्सट्रैक्ट आउट कर सकती हूँ। सबको समझ में आ गई बच्चों बात? यस एवरीबॉडी? अरे ऋतु बेटा इथिडियम ब्रोमाइड तो दिया है, मैंने कब बोला इथिडियम ब्रोमाइड नहीं दिया है? मैंने बोला ब्रोमोफिनॉल ब्लू नहीं दिया हुआ है, ट्रैकिंग डाई नहीं दी हुई है, वो तो दिया हुआ है, वो तो है, वो तो है, ठीक है। डन 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 एवरीबॉडी? यस। एक बारी बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं और फिर एक बारी ना इस टॉपिक का क्विक रिवीजन करा देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं फिर इसकी क्विक रिवीजन करा देंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की एनसीईआरटी की रीडिंग, देन क्विक रिवीजन ऑफ द टॉपिक एंड देन इंट्रोडक्शन हो जाएगा पीसीआर का। तो ये ठंडा हो गया भैया थोड़ा सा, हाँ थैंक यू भैया। करें? देखो, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। हाँ मेरी स्टोरी तो मैं बताना भूल गई। 198 लिखवा भी दीजिए। क्या लिखवा दूं बेटा? ऐसे पॉइंट्स को खुद लिख देना चाहिए बेटा, इतनी स्पून फीडिंग मत करो। जो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं या आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए, अच्छा बच्चा क्या करता है, अगर उससे करना है नोट तो वो फटाफट से नोट कर लेता है, अगर उससे नहीं करना तो वो छोड़ देता है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टूडेंट। और 168 स्टोरी ये है कि मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे बच्चों, मेरे एक सर थे, उनका नाम था सुरजीत मौजूमदार। उन्होंने ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, ग्रेजुएशन में हमारा उससे कोई काम नहीं था, मैंने तो मास्टर्स में आके बेटा क्या बोलते हैं इस चीज को प्रैक्टिकली किया। तो उन्होंने ग्रेजुएशन में हमें ना इस टॉपिक से थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया था, हमारे सिलेबस में थोड़ा सा तो था इसके बारे में, और वो इसको बिल्कुल मैं अभी याद करती हूँ, जब भी ये पढ़ाती हूँ तो याद करती हूँ, तो वो इस चीज को बड़े अच्छे से बिल्कुल इसी तरीके से ना कोशिश कर रहे थे कि हमें इमेजिन करवा पाएं और प्रोजेक्टर लगा के थोड़ा बहुत हमें प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पर मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं ऑफ कोर्स जो मेरी तरह उस टाइम पे, जैसे मैं उस टाइम पे बिल्कुल अटेंटिव होके नहीं सुन रही थी, तो जब मैं बिल्कुल अटेंटिव होके नहीं सुन रही थी, हो सकता है क्लास में बेटा तुम्हारे लाखों बच्चे हैं, अब उस लाखों बच्चों में से बेटा कुछ परसेंटेज तो डेफिनेटली होगा जो बिल्कुल भी अटेंशन के साथ नहीं सुनता है, जो बिल्कुल इधर उधर ध्यान में उसका सपने की दुनिया में चला जाएगा या डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे और मैं उस वक्त में डिस्ट्रैक्टेड थी, और जब मैं उस वक्त में डिस्ट्रैक्टेड थी, मैं अपना ही कुछ सोच रही थी, तो जब सर पढ़ा रहे थे तो उस वक्त में मैंने उनको बिल्कुल ध्यान से नहीं सुना, और मुझे टॉपिक खत्म होते होते बाकी सब तो बड़ा इंटरेस्टेड फील कर रहे थे कि यार क्या मस्त चीज सर ने बताई है। मैं मन में सोच रही हूँ ये तो बड़ा डिफिकल्ट है यार, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे वो समझ ही ना आए। और जब हमें समझ नहीं आता तो हमें लगता है कि यार देखो, हो सकता है कि सामने वाले ने अच्छे से ना समझाया हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, पर बेटा अधिकतर पॉसिबिलिटी पहले अपने अंदर ढूंढनी होती है कि शायद आप खुद भी फॉल्ट में हो। तो मैं खुद भी फॉल्ट में थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये टॉपिक ही बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, जब मैंने मास्टर्स में जाके बेटा उस चीज को देखा और उस चीज को किया, मैंने कहा यार ये तो हमारे सर बता रहे थे उस वक्त में, ठीक है, और उस वक्त में अगर मैं अच्छे से समझ लेती तो अब मुझे थोड़ी कम समझने की जरूरत होती, या फिर मैं अभी इसमें ऑलरेडी जो मुझे समझा रहे थे सर उनको 2-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता देती, पर तब मैंने ध्यान से सुना नहीं, दूसरों पे ब्लेम डाल दो। ठीक है,
दूसरों पे ब्लेम डाल दो और दूसरों को बोल दो कि इन्होंने अच्छा नहीं बताया या इन्होंने नहीं समझाया, और डिफिकल्ट लगता है। अब बेटा जो बच्चा सिर्फ ऐसी वीडियो देख लेगा उसको डिफिकल्ट लगेगा कि ये क्या चीज है भैया, ये तो बहुत अजीब ही चीज है, मशीन है, ये लगा दिया, ग्लास प्लेट लगा दिया, जेल डाल दिया। बट जो बच्चा इसको प्रॉपर तरीके से 1.5 घंटे तक हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा और कंसेप्चुअली पढ़ा, जो बच्चा मन से पढ़ेगा, जिसका 1 मिनट भी ध्यान नहीं भटका है और जिसका भटक गया है और वो दोबारा लेक्चर को देख ले, तो बेटा उसको कोई डाउट्स नहीं होने होंगे, है ना। तो दैट इज द थिंग बच्चों। यस, चलो 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 चलो। तो कई बार ना हमारा ध्यान ना बेटा बिना बेमतलब कि भटक जाता है, हम भटकाना नहीं चाहते हैं फिर भी भटक जाता है, पता नहीं ये मन इतना चंचल क्यों होता है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है हमें थोड़ी मास्टर्स करनी है। अरे तिलक नालायक, कैसी बातें कर रहे हैं, तुझे मास्टर्स नहीं करनी है, तुझे बहुत बड़ी एक चीज करनी है भाई। ओ गॉड, तू डॉक्टर बन गया तो तेरे पास तो पहले बनेगा ऐसी सोच के साथ, हमें तो ये करना ही नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो ध्यान से नहीं सुनेंगे, हमें तो डॉक्टर बनना है, हमें मास्टर्स थोड़ी करनी है, हम तो एम ही पढ़ लेंगे, हमें क्या जरूरत है। हाँ देखो, separation and isolation of DNA fragment, the cutting of DNA by restriction endonuclease result in the fragment of DNA। बोला cutting of DNA जो हमने किया वो पॉसिबल हो पाया restriction endonucleases की मदद से, जिससे हमने DNA के fragments बनाए। These fragments can be separated by a technique called as gel electrophoresis। इन fragments को हम separate कर सकते हैं जिस टेक्निक से, उसे बोला जाता है gel electrophoresis। Since the DNA fragments are negatively charged molecule, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field। जो भी बच्चा कह रहा था कि मैम एनोड नेगेटिव है, तो बेटा तुम नेगेटिव कराना और फिर बेटा तुम्हें -1 मिलेंगे ना, तब देखना, ठीक है। तो क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो उनको हम फोर्स कर सकते हैं टू मूव टुवर्ड्स द एनोड, एनोड बीइंग पॉजिटिव, तो डीएनए कैन रन टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स। तो जो मीडियम है, जो मैट्रिक्स है, जिसके थ्रू आप अपने सैंपल को रन करा रहे हो, वो है आपका एगरोस जेल, ठीक है। Nowadays, the most commonly used matrix is agarose, which is a polymer extracted from seaweeds, ठीक है। The DNA fragments separate or resolve according to their size through the sieving effect provided by the agarose gel। agarose के अंदर बेटा ओए -4 थोड़ा -1 मिलेगा ना, फिर तुम्हें 4 नंबर नहीं मिले तो अलग बात है, -4 क्यों कर रहे हो। जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो रिजॉल्व होते हैं या सेपरेट होते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग थ्रू द एगरोस जेल। जितना छोटा साइज, द स्मॉलर द फ्रैगमेंट, द फार्दर इट मूव्स। जितना छोटा साइज उतना जल्दी वो भागेगा, ठीक है। आगे देखो, the separated DNA fragment can be visualized after staining the DNA with a compound called as Ethidium bromide followed by exposure to UV radiation। You cannot see pure DNA fragment in the visible light without staining। बोला जब आपको उसे देखना पड़ेगा तो आप देखोगे, देखने के लिए आपको इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करना है। इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करने के बाद आपको विजिबल लाइट में वो नहीं दिखेगा, आपको देखने के लिए उसे यूवी रेज के अंदर आपको देखना पड़ेगा। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज। आपसे पूछा जाता है किस कलर के बैंड्स होते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज्ड टू यूवी रेज। The separated bands of DNA are then cut out from the gel and extracted from the gel piece। उसको कट करके वहां से निकालने के स्टेप को बोला जाता है इल्यूजन। The DNA fragment purified in this way are then used to construct the recombinant DNA by joining them with cloning vector। उसी फ्रेगमेंट को आपने जो बेटा सेपरेट किया उसको आप क्लोनिंग वेक्टर के साथ में जोड़ सकते हो और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हो। उसकी मल्टीपल बेटा कॉपीज भी बना सकते हो। मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए बेटा मल्टीपल कॉपीज आप किसी की भी बना सकते हो, जरूरी थोड़ी आप सिर्फ इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाओ जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मल्टीपल कॉपीज तो बेटा आप उसकी भी बना सकते हो जो आपने सबसे पहले प्लांट से आइसोलेट किया डीएनए, या आपने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया, या आपने फंगस से आइसोलेट किया, जिसमें से आपको कट करके अपना जीन निकालना था, आप उसकी भी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो। भाई पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, जो इसका अगला है, उससे आप अपने डिजायर्ड जीन की या जो जीन आपने किसी भी जीन की
किसी भी जीन की मल्टीपल कॉपीज अगर आपको बनानी है तो आप मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए यूज कर सकते हो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चाहे इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाओ जो कट करके निकाला है, या जो तुमने पहला ही बेटा प्लांट सेल से निकाला या बैक्टीरियल सेल से निकाला या फंगस सेल से निकाला, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, उसकी मल्टीपल कॉपीज, अरे जिसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए जो टेक्निक हम यूज करेंगे नेक्स्ट, उस टेक्निक को बोला जाता है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहले मेरे को बताओ बेटा, यहां तक कोई भी दुख दर्द समस्या? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। सो पीसीआर इज बेसिकली अ मशीन। अब मैं आपको मशीन दिखाऊंगी भी, आज तो नहीं दिखाएंगे, अगले दिन, ठीक है, ठीक है। समाप्ति एक्सप्रेस बेटा, अब समाप्ति एक्सप्रेस चलो बता ही देती हूं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन की टेक्निक होती है। एगरोस जेल को यूज करते हैं जेल बनाने के लिए। जेल में से आपका सैंपल रन करता है, छन जाता है, सीविंग इफेक्ट होती है। आपका जो जेल बनता है वो एगरोस से बनता है। एगरोस को सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जेल में वेल्स होते हैं, वेल्स यानी छेद होते हैं जिनमें तुम अपने जिस सैंपल को तुम्हें सेपरेट करना है उसको लोड करते हो। वेल्स तुम्हारा कैथोड की तरफ होता है और जिस तरफ तुम्हारा सैंपल रन करता है वो एनोड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तुम अपने सैंपल को रन कराते हो तुम्हारे फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाते हैं। जितना छोटा फ्रैगमेंट वो उतना नीचे होगा, जितना बड़ा फ्रैगमेंट वो उतना ऊपर वेल्स की तरफ होगा। विजुअलाइज करने के लिए उसे इथेरियम ब्रोमाइड दोगे, विजिबल लाइट में नहीं दिखेगा तो यूवी रेज में देखोगे, यूवी रेज में देखोगे तो ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिखेंगे, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिखेंगे तो अपने सैंपल को उसमें से कट करके निकाल लोगे। अगर जेल पीस में से अपने सैंपल को कट करके निकालते हो उस पूरे जेल में से तो उस स्टेप को बोला जाता है इल्यूशन। ठीक है, यस एवरीबॉडी। हाँ, अब बेटा बहुत बार रिवीजन हो गया, अब हम करने वाले हैं पीसीआर। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में एक दो बार इससे भी सवाल आया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पीसीआर आर टू टेक्निक्स जिससे कि सवाल आता है तो बहुत सहज सवाल आता है और बच्चों को बहुत इजी लगता है। पीसीआर और इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन दोनों से बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आता है और बच्चे मतलब कर लेते हैं। ठीक है, यस। पॉलीमरेज और रिपीटेड, एक ही जैसे सवाल आए हुए हैं, एक ही जैसे सवाल आए हुए हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है, एक ही जैसे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। ठीक है, यस अंशिका बेटा, यस यस यस। ठीक है, तो मैं पहली तो इसके बारे में दो शब्द लिखना चाहती हूं बेटा। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन। जैसे आपकी जीरोक्स मशीन है, ये बिल्कुल जीरोक्स मशीन है बायो में। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, मेकिंग बिलियन कॉपीज, मेकिंग बिलियन कॉपीज ऑफ इट। बिलियन कॉपीज बन सकती है बेटा, बिलियन, इमेजिन करो, बिलियन कॉपीज बन सकती है, बिलियन। ठीक है, मैं भी इमेजिन करते करते ना मेरे को भी ऐसा लग रहा है, बिलियन, ओ गॉड। ठीक है, हाँ समझ बेटा ये, हाँ यस यस यस। फिर it includes 3 steps। हाँ,
सिर्फ 30 साइकिल्स में बिलियन कॉपीज बन सकती है, सिर्फ 30 साइकिल्स ऑफ पीसीआर। इट इंक्लूड्स 3 स्टेप्स। नंबर 1, denaturation. Number 2, annealing. And number 3, extension या polymerization। एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। बेटा पहले इसे नोट करो, फिर मैं आपको समझा रही हूं। पहले दो लाइंस तो बेटा हमने यही लिखा हुआ है कि एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने जिस भी जीन की कॉपीज बनाना चाहते हो, अपने नोट्स की कॉपीज बनाना चाहते हो, तो क्या करते हो, आप उसको जेरोक्स मशीन में डालते हो, उसकी कॉपीज बन जाती है ना। इन द सेम वे आप पीसीआर एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर जिस भी सैंपल को आपको बेटा उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो आप उस सैंपल को उस मशीन के अंदर फिट करते हो, और बेटा उस मशीन के अंदर फिट करने के बाद उसे पीसीआर मशीन बोलते हैं। मैं आपको एनिमेशन में भी दिखाऊंगी। उस मशीन के अंदर फिट करने के बाद बेटा उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती है। और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए 3 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है। पता है आपको, 2 बार नीट में, एक बार तो ऐसा ही सवाल आया था कि सीक्वेंस पूछी थी कि पहले कौन सा स्टेप, सेकंड कौन सा स्टेप, थर्ड कौन सा स्टेप। इतना आसान आया था। और ये है भी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, ये 15 मिनट का टॉपिक है, 15-20 मिनट का, ठीक है। और रिवाइज करा के एनसीईआरटी पढ़ा के आधे घंटे का टॉपिक है, ठीक है, आसान सा टॉपिक है। तो डीनेचुरेशन करते हैं, एनीलिंग करते हैं और एक्सटेंशन करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं आपके पीसीआर के। और ये पता है बच्चों, आप इसको रिलेट कर पाओगे। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप रेप्लिकेशन की जो टेक्निक पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जो आप रेप्लिकेशन की टेक्निक पढ़ते हैं, क्या उसमें आप डीएनए से डीएनए नहीं बनाते? यस और नो, यस और नो एवरीबॉडी। क्या आप रेप्लिकेशन वाली जो टेक्निक पढ़ते हो, क्या उसमें आप डीएनए से डीएनए नहीं बनाते हो? हाँ, बनाते हो कि नहीं? बनाते हो कि नहीं एवरीबॉडी? बनाते हो ना। जब आपको डीएनए से डीएनए बनाना होता है तो उसमें भी कुछ कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है। अपने मन से डीएनए से डीएनए नहीं बनता। जब आप बोलते हो कि आपको रेप्लिकेट करना है, हालांकि मैं वो टॉपिक बहुत पहले पढ़ी थी तो मुझे उतना याद नहीं है, पर आप इतना पता है कि उसमें आप सिमिलर यही टेक्निक पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पे भी डीएनए से डीएनए बनाओगे, वहां पे भी डीएनए से डीएनए बनता है। तो डीएनए से डीएनए बनाना अगर है तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। यार देखो, अगर हेलिकल है तो उस हेलिक्स को पहले खोलना पड़ता है, ठीक है। जब वो, अगर आपका डीएनए क्या बोलता है, आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल अपॉन अ कॉमन एक्सिस, पहले उस हेलिक्स को आपको खोलना पड़ता है। जब आप उस हेलिक्स को खोलोगे तभी बेटा आप उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर पाओगे। फिर आपके पास एक एंजाइम होता है जिसे आप पॉलीमरेज बोलते हो, जो नए स्ट्रैंड्स को बनाता है। नए स्ट्रैंड्स को बनाने के लिए एक फ्री 3' OH एंड चाहिए होता है, उसी को बेटा वो फिर आगे बढ़ा सकता है ना। कुछ कुछ ऐसी चीज आपने पढ़ी है ना, कुछ कुछ वैसी ही चीज बेटा ये है। इट इज ऑलमोस्ट द सेम प्रोसेस, बट तुम मशीन में कर रहे हो। तो मशीन में कर रहे हो तो तुम एग्जैक्ट उसी चीज को कॉपी करने की कोशिश करोगे जो बॉडी के अंदर नेचुरली होती है। सिंपल सी बात है यार, समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी, हाँ समझ रहे हो मेरी बात? तो अब देखो, इसका पहला स्टेप तो मैं आपको पढ़ा ही देती हूँ, फिर मैं आपको ना पढ़ा के वो थोड़ी सी एनिमेशन दिखा देती हूँ कि एक्चुअल में पता है बेटा, वो जो छोटी अभी जब तुम्हें मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा रही थी तो ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्स दिख रही थी तुम्हें, ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्स दिख रही थी तुम्हें जिसमें सैंपल लोड किया हुआ था, है ना। तो पीसीआर में भी बेटा ऐसी छोटी सी ना पीसीआर की एक ट्रे होती है, उसमें ना ट्रे में ऐसे 96 कोन टाइप के ना, जैसा आइसक्रीम जमाते हैं ना, जैसा आइसक्रीम किसी ने अगर देखो, आज के टाइम पे बेटा क्या ही, पहले के टाइम पे हमारी मम्मियां, हम आइसक्रीम मांगते रह जाते थे, इतना बेटा 4 बच्चों को बेटा अलग अलग आइसक्रीम कौन ही खिलाए उस टाइम पे, बहुत मुश्किल से। थोड़े बड़े हुए तो हमारे घर में आइसक्रीम आने लग गई, ठीक है। पहले तो हम कभी कभी मम्मी ऐसे ही रसना घोल के ग्लास में डाल के आइसक्रीम जमा देती थी, है ना, कटोरी में डाल के रसना घोल के आइसक्रीम जमा दी, आइसक्रीम बन गई, ठीक है। खैर बेटा, खैर वो दिन भी क्या दिन थे। तो आइसक्रीम के कोन जैसे आते हैं ना बेटा, वैसे ही ट्रे होता है, तो छोटी छोटी होती है, आइसक्रीम जितना बड़ा ट्रे नहीं होता है। 96 वेल्स होती हैं, 96 टोटल बेटा ट्यूब्स जैसा आपको दिखेगा। उसके अंदर ना बेटा आप क्या करते हो,
उसके अंदर सारा अपना जिस सैंपल को आपको रेप्लिकेट करना है, मतलब जिसको आपको पीसीआर करना है, जिसकी आपकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, उसको उसके अंदर डालते हो और उस प्रोसेस में आपको जो भी एंजाइम्स चाहिए, जो भी आयंस चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, आप सब कुछ उस ट्यूब में एक ही बार में डाल देते हो और डालने के बाद उसको मशीन में फिट कर देते हो और उसी मशीन के अंदर फिर ये सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, है ना। एक कुल्फी बेचने वाले भैया आते थे, भाई मैंने जो बेटा वो 2 रुपए की कुल्फी खाई है ना, उसके जैसी बेहतरीन कुल्फी, उसके बाद तो मैंने कुल्फी खाना ही पता नहीं, खाया ही नहीं भाई, क्या गजब कुल्फी होती थी भाई। वो कुल्फी को ना वो ऐसे करके बेचने जो आते थे भैया, फिर उसको पानी में ऐसे करके, ऐसे कुछ स्टील टाइप का होता था, फिर उसको भाई, लेकिन उसका स्वाद गजब स्वाद होता था, गजब, ठीक है। एनीवे बच्चों, चलो यार यहाँ आओ, मैं क्या बता रही थी, मैं बता रही थी कि पीसीआर करने के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए होती है बच्चों, वो सारा कुछ आप एक ही बार में उसके अंदर ऐड कर देते हो। ये कोई सब्जी नहीं बना रहे हो कि गैस पे कुकर चढ़ाया, पहले तेल डाला, फिर उसमें आपने बेटा जीरा डाला, फिर उसे थोड़ा हिलाया, अच्छा अभी हमने तड़का लगा दिया है, अब बेटा थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर ढक्कन उठाएंगे, फिर उसमें अब डालते हैं प्याज, फिर उसको थोड़ा पकाया, फिर वेट किया, फिर उसको निकाला, फिर उसमें डालेंगे सब्जी, फिर उसको हटाया। ऐसा सब्जी नहीं बनाना है हमें। हम बार बार उसको खोल खोल के बेटा डीनेचुरेशन वाला स्टेप, एक्सटेंशन वाला स्टेप, एनिलिंग वाला स्टेप बेटा नहीं कर रहे होते हैं। हम उस ट्यूब के अंदर एक ही बार में सब कुछ डाल देते हैं। मुझे जो एंजाइम चाहिए जिस भी स्टेप के लिए, चाहे डीनेचुरेशन के लिए, चाहे एनिलिंग के लिए, चाहे एक्सटेंशन के लिए, मुझे जो भी आयंस चाहिए, मुझे कोई भी चीज जो पीसीआर के लिए रिक्वायर्ड है, वो मैं एक ही बारी में बेटा तड़के को अंदर डालूंगी और वो तड़के को बेटा डालने के बाद मशीन के अंदर फिट करने के बाद हमें सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है। डीनेचुरेशन में एक टेम्परेचर होता है, फिर एनिलिंग करने के लिए एक टेम्परेचर होता है, एक्सटेंशन के लिए एक बस मैं उसको बार बार छेड़ूंगी नहीं, मैं उसे बार बार छेड़ूंगी नहीं। समझ में आ गई बच्चों बात? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। तो सबसे पहला स्टेप बस लिख लो, आज से फर्स्ट स्टेप कराऊंगी, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का क्या मतलब है कि यार देखो मेरा ये डीएनए है जिसे मुझे सेपरेट करना है। मैंने एक काम करती हूं, प्रॉपर बनाती हूं। अब बेटा ये मेरा डीएनए है जो सेपरेट नहीं करना है, सॉरी मुझे एम्पलीफाई करना है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, इनमें आपस में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे? नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे कि नहीं? यस, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना। अगर मैं दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट नहीं करूंगी, जिसका भी मुझे जो भी मुझे एम्पलीफाई करना है, जिसकी भी मुझे कॉपी बनानी है, उसके लिए मुझे उन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप, डीनेचुरेशन का मतलब होता है सेपरेट करना। डीनेचुरेशन का मतलब होता है सेपरेट करना। दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ती है, वो है हाई टेम्परेचर देना। मैं हाई टेम्परेचर दूंगी, मैं अराउंड 90 से 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दूंगी। इतने हाई टेम्परेचर में ये दोनों स्ट्रैंड बेटा की बैंड बज जाएगी और ये दोनों स्ट्रैंड बेटा अलग हो जाएंगे। जब ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे ना बेटा, तभी तो हम इसकी कॉपी बना पाएंगे। ऊपर वाले की अपनी एक कॉपी बनेगी, नीचे वाले की अपनी एक कॉपी बनेगी। भाई ये दोनों जब तक एक दूसरे के साथ रहेंगे तब तक इनकी कॉपी नहीं बना पाओगे। इनकी अगर तुम्हें कॉपी बनानी है तो इसको इससे अलग करना पड़ेगा, फिर बेटा इसके अकॉर्डिंग इसकी कॉपी बनाओगी, इसके अकॉर्डिंग इसकी कॉपी बनाओगे। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। तो बेटा जी यस, देखो मैंने क्या किया, 90 से 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। बोथ strands are separated, both strands are separated, and the step is denaturation.
ये रहा एक स्ट्रैंड, ये रहा दूसरा स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड अलग हो चुके हैं। This is 5 prime to 3 prime, sorry, and this is 5 prime to 3 prime. अब अगला स्टेप मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी बेटा, अभी नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। Yes everybody, बेटा ये जो टेम्परेचर्स है ना, कई कई जगह पे 2-4 डिग्री ऊपर नीचे मिलेगा, उससे कोई लोड नहीं लेना बेटा। पहली बात तो आपकी एनसीईआरटी में टेम्परेचर दिया नहीं हुआ है, एग्जैक्टली हाई टेम्परेचर दिया हुआ है शायद, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपकी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट टेम्परेचर्स मेंशन किए हुए हैं। एग्जैक्ट टेम्परेचर दिया नहीं है, हाई टेम्परेचर दिया है कि हाई टेम्परेचर पे आप सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं दिए हुए, उसका लोड नहीं लेना। कहीं 96 दे दिया है तो मैम आपने 94 लिखवा दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो 2-4 डिग्री कहीं पे सेकंड स्टेप का 60 से 64 दिया होता है, कहीं से 64 दिया होता है, कोई लोड नहीं लेना। कहीं 55 से 65 दिया होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या एंजाइम्स यूज होते हैं और क्या क्या चीजें पीसीआर में यूज होती है, ये तो बेटा अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ठीक है। बेटा तुम लोग को समझ में आया ना लेक्चर? हाँ, यू ऑल अंडरस्टूड ना? यू ऑल अंडरस्टूड द लेक्चर बेटा? यस। थोड़ा सा पीसीआर घर से पढ़ के आना जरूर, ठीक है। तो अगले दिन पीसीआर और वेक्टर्स के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे। आई होप तुमने यहां तक कर लिया है। एनिमेशन दिखा दूं क्या थोड़ा सा? चलो तुम कह रहे हो तो थोड़ा सा ना मैं ये एनिमेशन दिखाई देती हूँ कि किस तरीके का एनिमेशन है। पीसीआर की ऐसी एक मशीन होती है, चलो थोड़ा सा दिखाई देती हूँ। ऐसी सी एक मशीन होती है, ये सैंपल है जिस डीएनए को तुम्हें रेप्लिकेट करना है, ये मशीन है, और उस मशीन के अंदर उस सैंपल की मल्टीपल कॉपीज बन जाती है। और वो क्या दिया हुआ है? रिसर्च। अरे ठीक है भैया, ये पीसीआर की इस तरीके की एक मशीन होती है जिसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। थर्मल साइक्लर, इट कैरीज आउट यूजिंग द टेम्परेचर। इस तरीके की ट्यूब होती है बेटा, इस ट्यूब के अंदर जिस सैंपल को तुम्हें मतलब मल्टीपल कॉपीज बनानी है वो डालना है। प्राइमर्स चाहिए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं, पॉलीमरेज चाहिए होता है। ये सारी चीजों को तुम एक ही बार में उस ट्यूब के अंदर ऐड कर दोगे और उस ट्यूब को बेटा सीधे किसके अंदर फिट कर दोगे? मशीन के अंदर फिट कर दोगे। मशीन के अंदर फिट करने के बाद उसे क्लोज कर दोगे, टेम्परेचर चेंज करते रहोगे। जब आप हाई टेम्परेचर दोगे तो वो पहले डीनेचुरेशन होगा, लेकिन ये अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इसके आगे आपको नहीं समझ लगेगा, तो मैं इसके आगे अभी आपको नहीं बता रही हूं, ठीक है। चलो चलिए जी, चलिए जी, धन्यवाद बेटा आज का सेशन अटेंड करने के लिए। कमेंट करके जरूर बताना इफ यू एंजॉय द लेक्चर, ठीक है। Like I always say, I always read your comments, so your comments are important to us and your पढ़ाई is also important to us. तो खूब पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम्स दीजिए, सारे टेस्ट दीजिए। आई लव यू ऑल, ठीक है। हाँ, सॉन्ग में चलो फटाफट से 2 लाइन तुम्हें सुना देती हूँ, तुम्हारी अगली क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया बच्चों, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई, बाकी सारी चीजें होती रहेंगी, पर सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। पढ़ाई से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना बेटा, सब कुछ चलेगा। गाना तो मैं सुनाई देती हूँ हमेशा तुम्हें, है ना। चलो, मेरा सर्दी हो रही है बट मैं सुना देती हूँ, ठीक है। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तू रहता तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है हुन है तेरा कि मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी,
ठीक है। थैंक यू बच्चों, आई लव यू ऑल। पढ़ाई का जरूर करना बेटा, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगले हफ्ते। इस पूरे हफ्ते को बेटा जिस तरीके से मंडे ट्यूसडे निकला है, अगर अच्छे से निकला है, बिल्कुल उसी तरीके से रेस्ट ऑफ द वीक भी निकालो। आई लव यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, थैंक यू।